हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, चैप्टर चैप्टर 1 जो है उसको हम बहुत अच्छा से डिटेल में कवर कर दिए थे, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको जो समझने का जरूरत है वो ये क्या है कि प्रिंसिपल्स बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, बहुत सारा बच्चा लोग तो स्पेलिंग में मिस्टेक करता है। जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है वहां पर वो OPAL होता है। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल है ये आपका सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ये आपका जिंदगी का कुछ नियम कायदे कानून जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिसका स्पेलिंग में PLES आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए PLES दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट को दुनिया में प्रिंसिपल्स बोलने का क्या मतलब हुआ। जो नॉर्मल लाइफ में है ना उसका जनरल मीनिंग में यहाँ भी उसका सेम मीनिंग ही निकलता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स बोलने का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ट्रूथ और गाइडलाइन जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, एक प्रकार का आपका एक ट्रूथ या बोले गाइडलाइन जो आपका जिंदगी में फैसला लेने में हेल्प करता है। कंपनी के पर्सपेक्टिव में भी क्या होगा कि देखिए एम्प्लॉय का जो प्रमोशन का बारी है, तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना बच्चों, देखिए गवर्नमेंट कंपनी में भाई सीनियरिटी देखा जाता है कि भाई कौन सीनियर है, वहां मेरिट उतना नहीं चलता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है लेकिन आप कहीं भी उठा के देख लीजिए सीनियरिटी बेसिस पे होता है प्रमोशन गवर्नमेंट कंपनी में। बात कीजिएगा कभी कभी परफॉर्मेंस बेसिस पे, तो प्राइवेट कंपनी थोड़ा परफॉर्मेंस बेसिस थोड़ा ज्यादा दिखती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो प्रमोशन के तो ये हो गया, लेकिन जब बहुत सारा ऐसा सिनेरियो आएगा ना एक मैनेजर का जिंदगी में, बहुत सारा ऐसा सिनेरियो आएगा जिसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, तो उस समय ना ये जो डिफरेंट सिचुएशन में, उस टाइप अजीब सिचुएशन में जो प्रिंसिपल सब होता है ना, ये जो प्रिंसिपल सब होता है ये गाइड करता है प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में, भाई ये क्या करे क्या नहीं करे। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो जब एग्जाम में लिखना होगा तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, एग्जाम में सिंपली बस ये आपको लिख देना है भाई कि प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ और गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग मेनली प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले ही बताए हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहे एग्जाम में, चाहे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में वो पूछे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे फिर उसका फीचर्स पूछे। ठीक है, सब में आंसर सेम जाएगा। ठीक है, जो इन तीनों का मतलब सेम होता है। इसलिए सबसे पहला क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोलने का मतलब क्या है कि भाई ये हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह का डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस का दुनिया हो, चाहे नॉन बिजनेस का दुनिया हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे लार्ज या स्मॉल, किसी भी तरह का वो इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में दिए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री, असेंबल लाइन और गवर्नमेंट ऑफिस सेपरेट रोल। मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेटिव बोलने का मतलब है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये सब जगह अप्लाई होता है भाई, चाहे वो डिवीजन ऑफ फैक्ट्री में हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो ये सब जगह आपका एप्लीकेबल होता है। सिंपल का मतलब इतना यही है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोलने का मतलब। ये हर तरह का डिपार्टमेंट में, हर तरह का बिजनेस में, चाहे वो आपका जैसे बताएं बिजनेस, चाहे नॉन बिजनेस, पब्लिक प्राइवेट, सब जगह वो एप्लीकेबल होता है। तो पहला पॉइंट है बस इतना ही बच्चों, कुछ नया इसमें सीखने को नहीं मिलेगा। जनरल गाइडलाइन जैसे बताएं, देखिए ये आपका एक प्रकार का प्रिंसिपल है कि भाई सिचुएशन बुरा पल आए जिंदगी में तो क्या करना है, तो एक प्रकार का आपको जनरल गाइडलाइन करता है। ये क्या, नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स बट फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडॉप्टेड। ठीक है, ये इसको समझ लीजिए डायनामिक इन्वायरमेंट की तरह, डायनामिक इन्वायरमेंट की तरह। इसमें हम आपको पहले ही बताए हैं, डायनामिक इन्वायरमेंट बोलने का मतलब है कि प्रिंसिपल्स और जो मैनेजमेंट, जो भी प्रिंसिपल्स और जो रूल रेगुलेशन है ना, उसको हमेशा कभी भी उसको हम लोग रिजिड नहीं रखते। उसको हमेशा ये नहीं कि जो बना दिए उसी को पूरा जिंदगी भर फॉलो करना है, नहीं, कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा डायनामिक यानी कि जो चेंजेबल होता है, परिस्थिति के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से सारा रूल रेगुलेशन बदलेगा। ठीक है, सारा रूल रेगुलेशन समय के हिसाब से बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इन्वायरमेंट। समय के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, समय के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका कोलैप्स हो जाना एकदम समझ लिया हो ही जाएगा, वो कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जैसे पिछला चैप्टर 1 में नोकिया कंपनी का आपको एग्जाम्पल दिए थे और आपको पहले उसमें बताए थे कि कृष्ण भगवान बताए हैं कि इंसानी शरीर एक जैसा नहीं रहता है। आपको बचपन में छोटे थे, बड़े हो, जवान हो गए और बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा हो गए, वो क्या वो भी आपका चेंज होते चल रहा है। उसी में एक फैंसी लाइन वो बोल के रखे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, प्रिंसिपल बनता कैसे है, प्रिंसिपल जो होता है मैनेजमेंट में वो बनता है आपका एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के दम पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के दम पे आपका बना के दिए FW टेलर, जो आप आगे पढ़िएगा, और अपना एक्सपीरियंस के दम पे बना के दिए आपका हेनरी फ्योर। ठीक, फ्लेक्सिबल जैसा वो बताएं, ये आपका डायनामिक, ये जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है ये आपको डायनामिक इन्वायरमेंट पे समझ लीजिए, दोनों एक ही पॉइंट हो गया, डायनामिक इन्वायरमेंट की तरह है। जनरल गाइडलाइन मतलब वही कि भाई उसमें भी रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं रहता, यहाँ भी रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं, उसको चेंज करते रहते हैं।
अब आपको लग रहा सर जो एक बार जो रूल बना दिए या जो गाइडलाइन जारी कर दिए उसको चेंज करने का क्या जरूरत है? जो चल रहा है सो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कंपनी, देखिए कंपनी जो होती है ना, वो अगर उसको हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें भैया, तो कंपनी प्रॉफिट के लिए होती है। कंपनी प्रॉफिट के लिए होती है, वो किसी का भलाई करने के लिए नहीं होती है। ठीक है, कंपनी को जैसे प्रॉफिट दिखेगा वो वैसे बिहेव करता है। अगर उसको लगा जैसे कि एक समय में ये जो कोल्ड ड्रिंक सब है, जैसे आपको देखिए उदाहरण देते हैं, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक का नहीं, ये मान लीजिए हम आपको एक टूथपेस्ट का उदाहरण देते हैं। टूथपेस्ट का उदाहरण देते हैं। एक कंपनी थी, ठीक है, हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक कंपनी थी जो उस समय मजाक उड़ाती थी इंडियंस का मजाक उड़ाती थी, और उस समय पर प्रमोट करती थी कि भाई कि ये मेरा टूथपेस्ट लीजिए, इससे आपका दांत साफ हो जाएगा। ये क्या आप लोग नमक से, ये क्या आप लोग दातुन जो होता है ना, दातुन जो लकड़ी का बना नमक उमक डाल के दातुन से करते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम लोगों को मजाक बनाती थी। तो उस समय का वो लोगों का पॉलिसी था भाई, क्या अपना कल्चर यानी कि वेस्टर्न कल्चर का पार्ट था, ये सब क्या वेस्टर्न कल्चर का पार्ट था, तो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता था, वो लोग मेनली पॉलिसी था। समय बदला, आज देखिए आज का जो समय है, आज का डेट में वही कंपनी जाके पूछती है क्या कि आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है, क्या उसमें वो क्या बोलते हैं मिंट जो पुदीना वो है, कुछ जो जीरा गोल की सरसों नींबू, क्या क्या दुनिया भर का चीज है कि नहीं। तो ये क्या है, देख कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी को मतलब है कि प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए, चाहे वो अपना कल्चर के दम पे करे, चाहे इंडियन कल्चर का इस्तेमाल करे। ठीक है, तो ये होता है, पॉलिसी समय के हिसाब से चेंज होता है। जैसे अभी जो आप जिस जनरेशन में आप जी रहे हैं ना, वो आपको देखिए वो एक प्रकार का चेंजिंग फेस ही है। यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो रहा है पहले से अभी। जो धुरंधर मूवी निकला है वो भी से क्लासिकल एग्जाम्पल, देखिए वो पूरा बदल के रख दिया। जो स्पाई यूनिवर्स जो चल रहा था एक समय में, स्पाई यूनिवर्स करके, उसको पूरा कॉन्सेप्ट बदल के रख दिया। तो अब जो वो लोग भी बनाएगा तो लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या हुआ, अपना ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो गाइडलाइन है क्या चेंज करेगा, नहीं तो तबाह हो जाएगा। अगर बना दिया वही पुराना लॉजिक को लेकर के मूवी को सोच के देखिए तो क्या होगा, मूवी पूरा डूब जाएगा, पैसा बर्बाद। तो इस टाइप से बच्चों आप समझ में आया कि प्रिंसिपल को हम लोग को क्यों चेंज करना पड़ता है। वो आपका जिंदगी का पर्सनल प्रिंसिपल थोड़ी ना है। जैसे कि आपका 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 जो पर्सनल प्रिंसिपल होगा ना, जो अपना जिंदगी का प्रिंसिपल होता है, उसको कभी मरते दम तक चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका जिंदगी का जो पर्सनल जो प्रिंसिपल होगा ना, पर्सनल प्रिंसिपल होगा, उसको कभी चेंज नहीं किया जाता है, चाहे उसके लिए आपको मरना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, अगर कोई वन पीस देखता होगा, आई होप कोई एनिमे आप लोग देखते होंगे, उस वन पीस जो देखते होंगे, जो फैन होगा ना, उसमें देखिएगा एक कैरेक्टर है जोरो। जोरो मतलब अपने आप, मतलब खुद पे चाकू ले लिया था, लेकिन तलवार अपने आप में घुपने दिया, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटा था। आपका प्रिंसिपल क्या है, वो आपका वजूद टाइप से होता है भाई, वो आपका आइडेंटिटी है, उसको आप पीछे हिला नहीं सकते। तो पर्सनल जो प्रिंसिपल आप बना कर रखते हैं, जैसे आप प्रिंसिपल बनाए अपना जिंदगी में कि भाई कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनों भी गरीबी में क्यों ना काटना पड़े, हम कभी भी ब्राइब यानी कि रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। कल चल के हम कितना बड़ा पोस्ट पे पहुंच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कल चल के आपके सामने कोई बंदूक भी तान देता है तो आप भले दिमाग लगा के बचिएगा, लेकिन ब्राइब नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो आपका जिंदगी का प्रिंसिपल है भाई। उस प्रिंसिपल को आप तोड़ नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप बनाए उसको इसलिए थे क्योंकि वो आपको मेंटल पीस देता है। मेंटल पीस आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप मान लीजिए रिश्वत ले लिए और मन में छटपटा रहे भाई, कहा पैसा ले लिए, पता नहीं कितना बच्चा लोगों में क्या हो जाएगा, बड़ा हो पता नहीं क्या नुकसान ना हो जाए। तो सबका जिंदगी का अपना अपना प्रिंसिपल है बच्चों। जब गवर्नमेंट जॉब जब नहीं कर रहे थे ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब क्या मतलब, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब हमको जब बोला गया कि पढ़ने लिखने में तो अच्छे हो, तो तुम गवर्नमेंट जॉब सबका तैयारी क्यों नहीं करते हो। देखिए टू द फैक्ट, गवर्नमेंट ईमानदारी से कीजिएगा तो कोई सैलरी नहीं है, ईमानदारी से कीजिएगा तो कोई सैलरी नहीं है। बहुत ही कम ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो तो ठीक ठाक पैसा देती है, वरना बाकी सबका कंडीशन बहुत खराब है। ईमानदारी से कोई सैलरी नहीं है। हाँ, आप आ जाइएगा रिश्वतखोरी में तो भाई एक दिन में छाप दीजिएगा पैसा, ऐसे है। तो सबका हैसियत नहीं होता है रिश्वत लेने का। जैसे कि मेरा नहीं होगा, मेरा से नहीं होगा, आपको बहुत को तर्क भी देगा कि नहीं, एक शुरू में लगता है, बाद में उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, आदत हो जाता है। तो नहीं, हम आपको हम अपने आप को जानते हैं, मेरा से नहीं होगा। ठीक है, तो उस लाइन में हम गए ही नहीं। ठीक, तो आई होप अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि डायनामिक इन्वायरमेंट क्यों होना जरूरी है। और भी बहुत सारे कारण से, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण, बहुत सारे कारण से वो जरूरी होता है बच्चों।
ठीक है। बिहेवियर इन नेचर, फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर नॉट ऑन प्रोसेस और मशीन। ठीक है, ये क्या मेनली ह्यूमन बिहेवियर पे बनाता है, जो प्रिंसिपल होता है ह्यूमन बिहेवियर पे बना रहता है। फोकस क्या रहता है, लेकिन मेनली कंपनी अपना 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 ग्रोथ, कोई भी कंपनी अपना ग्रोथ पे फोकस करती है, अपना लॉन्ग टर्म लाइफ पे फोकस करती है। ठीक है, वो अपना वैसा प्रिंसिपल नहीं बनाती है जिसको वो टॉयलेट कर दे। देखो लिखने के लिए वो लोग भी लिखता है, हर कंपनी अपना विजन और मिशन लिखता है भाई, कि ये अपना विजन है, ये अपना मिशन है, इसके बाहर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लिखने के लिए है। ठीक है, किसी भी कंपनी का एक अपना विजन और मिशन होता है बच्चों। ठीक है, इसी में वो डिफाइन करता है कि वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी क्या करेगी, इसी में लिखा रहता है विजन और मिशन में। तो वो लिखा रहता है खाली, सच्चाई यही है कि हर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा मतलब रहता है। ठीक है, cause and effect relationship कैसा मतलब हुआ, if principle is applied a sudden effect is expected but result may vary due to human behavior। अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह काम करता है भाई, कि जैसा काम कीजिएगा उसी के हिसाब से उसका इफेक्ट आएगा। कम समय लगा करके, सबका अपना अपना हिसाब है, कि मान लीजिए किसी काम पे ज्यादा समय दिए तो क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी थोड़ा अच्छा होगा। समय थोड़ा कम दिए तो क्वालिटी क्या होगा, अब थोड़ा गिरेगा। अब ये जो है, ये कोई नहीं 100% करेक्ट ही है, ये इंसान टू इंसान वेरी करेगा, इंसान टू इंसान ये वेरी करेगा। ठीक है, अब इसी को अगर आपका लाइफ में उदाहरण दिया जाए, जैसे देखिए, अगर जनरली हम बोले, अगर बोलते हैं बच्चों 3 घंटा डेली पढ़िएगा तो आपका 95+% आ जाएगा, और 3 घंटा से कम पढ़िएगा तो आपका 95% से कम 90% से नीचे मार्क्स आएगा। अच्छा, 90% से नीचे मार्क्स आएगा, 95 बोल दिए थे सॉरी, 90% से नीचे आपका मार्क्स आएगा। तो ये क्या है, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ज्यादा समय दीजिएगा तो आपका ज्यादा मार्क्स आएगा, कम समय दीजिएगा तो कम मार्क्स आएगा। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह दिखा रहा है कि नहीं। ये दोनों एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। अब दिक्कत ये है, ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए, या आप और आपका क्लास का जो टॉपर है, दोनों में बहुत अंतर है। उसका 2 घंटा पढ़ना और आपका 2 घंटा पढ़ने में बहुत अंतर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्किल अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होता है, अब किसी को समझने का क्षमता अलग होता है। कि हम ये नहीं बोल रहे कि वो अच्छा है खराब है, बातों को समझिए। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि भाई कोई कम समय में पढ़ के समझ जाता है, ज्यादा समझता है, और आप बहुत ज्यादा पढ़ के भी ये समझते हैं। टैलेंट को बीट तभी कर पाइएगा जब आप उससे ज्यादा हार्ड वर्क कीजिएगा। पर एक बार याद रखिएगा, जो हम वो बहलाने फुसलाने वाला काम नहीं करेंगे। टैलेंट को बीट करने के लिए, टैलेंट को मात देने के लिए ना, वो तभी पॉसिबल है अगर टैलेंट वाला बच्चा रेस्ट नहीं कर रहा हो, मतलब रेस्ट कर रहा हो, वो मेहनत नहीं कर रहा हो। अगर उसके पास टैलेंट है और वो भी आपकी तरह हार्ड वर्क कर रहा है, जो करेगा, तो यहाँ पर बच्चा लोगों साथ फालतू कर रहा है, ज्ञान गणित सिखा देता है कि वो बच्चा तो जैसे आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि केवल आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप केवल मेहनत कर रहे हैं और बाकी बच्चा सब सो रहा होगा? नहीं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो भी मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि भाई उसको भी अपना रेपुटेशन मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चों, तो अब उसको बीट करना है अगर, तो भाई उससे भी भयंकर मेहनत कीजिए। ठीक है, और ये जो लाइन जो सुने आप, पर प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट, नहीं, वो बोलने के लिए ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट कोई नहीं बनता है। अच्छे हो जाइएगा, थोड़ा अच्छा उस काम में अच्छे हो जाइएगा, बट सोचिएगा भाई हम सबको पछाड़ देंगे, तो भूल जाइए। आप सोच के देखिए ना, अब आपको उदाहरण देते हैं। आप मैथ्स में कितनों अच्छा रहिए, या साइंस में, अगर आप मान लीजिए साइंस लेते हो, कितनों अच्छे होते हैं आप। अब वो क्या लगता है, आप कितनों मेहनत करेंगे, आप आइंस्टाइन को बीट कर देते हैं, कर दीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पीछे पछाड़ दीजिएगा, नहीं सकिएगा। वो नेचुरल टैलेंट था उनके पास। ठीक है, तो थोड़ा ज्ञान गणित का बात ज़्यादा हो गया, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अभी तक केवल यही टॉपिक हुआ है, आगे देखते चलिए। थोड़ा सा इसको पेट थोड़ा भगा रहे हैं, भगाएंगे नहीं, मतलब आराम से लेके चलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है, यूजफुल इनसाइट। ऑब्वियस सी बात है भाई, काम आता है मैनेजमेंट। ठीक है, क्विक डिसीजन लेने में काम आता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस है, आपको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको पता होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड पीपल आर यूज बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट, शायद से लिख सकते हैं। ऑब्वियसली साइंटिफिक डिसीजन लॉजिक और फैक्ट के आधार पर बना रहेगा। ठीक है,
मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, हाँ प्रिंसिपल अगर बना रहता है तो क्या होगा, आपको इन्वायरमेंट में चेंज करने से हेल्प मिलेगा। टेक्नोलॉजी समय जो खासकर जो चेंज करना पड़ता है, ठीक। टेक्नोलॉजी अगर कोई रहेगा ना तो वर्कर लोग उसको अपोज करता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, जैसे पिछला फर्स्ट चैप्टर में दिए थे कि पहले अटेंडेंस बनता था रजिस्टर में, अब उसको आप चाहते हैं भाई बायोमेट्रिक्स में हो, तो वर्कर लोग इतना आसानी से तैयार नहीं होगा। आपको लग रहा होगा तो बहुत छोटा बात है सर, क्यों तैयार नहीं होगा, उसमें तो बढ़िया बात है। अरे आप नहीं समझते ना, यहाँ सब करप्ट है, सब में साइड इनकम है। सब में साइड इनकम होता है। रियल लाइफ ऐसे वर्क नहीं करता बच्चों। रजिस्टर में अगर बन रहा होगा ना, आप नहीं गए, जो हाजिरी बाबू है उसको बोल दें भाई बना दे, 1,000 का मान के चल, एक दिन का सैलरी है, 300 तू रख, 700 हम रख लेंगे। ऐसे काम करता है वो, ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, एक प्रिंसिपल रहेगा तो आप भाई सोसाइटी का वेलफेयर भी कीजिएगा, केवल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बोलने के लिए है। कंपनी को गवर्नमेंट जबरदस्ती बाय फोर्स करवाती है, जिसको आप पढ़े हुए CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं क्लास 11 में 12 में है, ठीक है। 12 में हो तो आगे आ जाएगा, और 11 में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। जबरदस्ती कराया जाता है। बेसिस फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग आपको चीज प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस लेवल का। ये रहने जो किसी काम का नहीं है। यहाँ तक 5 इंपॉर्टेंस सफिशियंट है। अब देखिए FW टेलर और फ्यूल का जो प्रिंसिपल है, सो यहां से देखिए हम मेनली आपको यहाँ पर ड्यूल लैंग्वेज दिख रहा है। पता है ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए, ये जो हम ड्यूल लैंग्वेज में जो लिखे हैं ना, इसका कारण ये है कि देखिए हम मेनली वो जो मैं देखिएगा मेरा बगल वीडियो में लिखा रहता है क्या, JRF और नेट लिखा था ना। ये डिग्री एक्चुअली बच्चों, हम JRF एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, अपना कंट्री में, जिसको आप लोग प्रोफेसर किसी को बनना हो ना, अगर किसी को PhD करना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाने के लिए बनना हो, तो ये एग्जाम निकालना पड़ता है नेशनल लेवल का। तो हम ये एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं, और हम समझ लीजिए प्रकार से PhD भी कर रहे हैं दोनों। तो होता क्या है, हम इसका भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, मतलब ट्यूशन नहीं, मतलब समझिए वीडियो बनाते हैं। उस चैनल का नाम कुछ और है, ठीक है। जैसे इस चैनल का नाम कॉमर्स लर्निंग ट्री है ना, उसी प्रकार से उसका जैसे मतलब JRF नेट लर्निंग ट्री नाम है उसका। तो उसमें भी ना हम लोग का सिलेबस है, ये फ्यूल और टेलर और फ्यूल का प्रिंसिपल यहाँ उसमें भी है। तो उसमें क्या, हम डबल लैंग्वेज बाइलिंगुअल में लिख करके दिए रहते हैं। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, एक बार आप ये वीडियो अगर पूरा देख के उठिएगा ना, हम आपको लिख कर करके देते हैं कि जितना आप अपना क्लास 12 का BST में जो सीखिएगा ना, उससे लाख गुना ज्यादा आप यहाँ पर सीख के जाइएगा इस वीडियो में। ये FW टेलर और फ्यूल का प्रिंसिपल में यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ सीखे हैं, सिंपली बुक की तरह रेटिफिकेशन टाइप से कुछ लगेगा आपको, हाँ हम सच में कुछ जेन्युइन सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या है, FW टेलर का प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इनका जो प्रिंसिपल है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए FW टेलर आपका MCQ में भी पूछ जाता है, या तो स्टेट बोर्ड में खासा पूछ जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से यहाँ तक है 1856 to 1915 करके। इनका पूरा नाम क्या, ये FW टेलर का नाम है, पूरा नाम तो ये फेडरिक विंसलो टेलर करके इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। ये काम का आपका MCQ। इनको मेनली क्या बोला था, इनको बोला था भाई फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखिएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका मेन कंट्रीब्यूशन किसमें है, टाइम और मोशन स्टडी पे, ठीक है। ये बिलीव करते थे टेलर, जो ये मान के चलते थे कि भाई किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, वन बेस्ट वे, ठीक है। उसको मेनली क्या बोला गया, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक। ये किताब लिखे थे द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। ये एक आपका काम का MCQ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। टेलर जो थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज में पैदा हुए थे। जिस समय वेस्टर्न कंट्री सब में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस कंट्री में वो पैदा हुए थे। व्हेन द फैक्ट्रीज आर ग्रोइंग रैपिडली बट लो प्रोडक्टिविटी, पुअर कंडीशंस एंड एफिशिएंट वर्क मेथड। उस समय का जितना भी जो हिस्टोरियन सब था, वो लोग मैक्सिमम क्या ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्योंकि आए थे, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए, यानी कि लोग क्लासिकल समझ लीजिए हिस्टोरियन थे, तो इन लोग का मेनली इस बात पे फोकस था भाई कि नया नया जब फैक्ट्री गढ़ रहा था ना, नया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नया नया फैक्ट्री सब सेटअप हो रहा था, तो लोग को प्योर फोकस प्रोडक्शन पे था, आपका इफिशियंसी पे था कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। पूरा मेन कॉन्सेप्ट इसी पे है इन लोग का। जो क्लासिकल में जो थे ना, आपके टेलर हो गए, फ्यूल हो गए,
और एक और है मैक्स वेबर, जिसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। ये पूरा मेहनत उन लोगों का इसी एग्जाम पे था भाई कि प्रोडक्शन ज्यादा हो और इफिशियंसी इंक्रीज भी करे, जो नया नया गढ़ ही रहा था उस समय में। मार्केटिंग में पढ़िएगा कॉन्सेप्ट ही होता है भाई कि आप बना दो सामान ऑटोमेटिक बिक जाएगा, प्रोडक्शन कर दो सामान ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो पूरा फोकस उन लोगों का प्रोडक्शन और एफिशिएंसी पे ही था, और जो प्रिंसिपल जो लिखा गया ना उसी आधार पर ही लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मैनेजर्स पे कंप्लीट रिलेट करता था रूल ऑफ थंब, यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, यानी जो पर्सनल एक्सपीरियंस या जो गेस वर्क था उस पे, मतलब पूरा काम वहां पर समझ लीजिए एस्टिमेशन में होता था, मतलब कंप्लीटली समझिए एंटिसिपेशन, मतलब अनुमान लगा के हर काम हुआ करता था उस समय, क्योंकि वो उस समय उतना डिटेल में कुछ स्टडी करता नहीं था, ठीक। तो उसका रिजल्ट क्या होता था, अनुमान लगाने के कारण वर्कर्स वर ऑफन अनट्रेंड और पुअरली पेड। तो उस समय होता क्या था, बहुत तरह का इशू आता था भाई, वर्कर लोग को लगता था भाई वो लोग ठीक से ट्रेंड भी नहीं है और दूसरा पैसा भी कम मिल रहा है। फिर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, अभी नया नया सब स्टार्ट ही हुआ तो अब ऐसा कुछ फिर नया स्टार्ट कीजिएगा तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो कॉमन सा चीज है, वो तो होना ही होना है, ठीक। तो टेलर, जैसा आपको बताया, टेलर बिलीव करते थे कि भाई किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और उस काम को डिस्कवर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे साइंस का। साइंस का मतलब यहाँ पर सिंपली है कि भाई किसी को स्टडी करेंगे। तो उसी में क्या इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट वर्क शुड बी स्टडी एनालाइज एंड प्लान साइंटिफिकली जस्ट एनी साइंस एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी फैक्ट्री में अगर काम हो रहा है, कुछ भी काम करना है, तो उस काम को पूरा डिटेल में पहले स्टडी करेंगे। डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे भाई ये काम कैसे होता है, कितना वर्कर चाहिए, ये कितना क्षमता रहता है प्रोडक्शन करने का, मार्केट में डिमांड कितना है, हर चीज को यहाँ पर एनालाइज किया गया। तो इसीलिए क्या बोला गया, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। ये केवल गेस पे नहीं किए कि हाँ एक काम करो आज 500 बना दो, आज 500 यूनिट प्रोडक्शन बना दो, कल 1000 बना देना, ऐसे इस टाइप को गेस वर्क नहीं किए, ठीक है। या 1000 प्रोडक्शन के लिए हम लोग को 6 वर्कर चाहिए, इस टाइप गेस वर्क नहीं किए वो, ये प्रॉपर स्टडी किए, ये प्रॉपर स्टडी किए भाई ये कितना रिक्वायरमेंट है सबका देखो। इसीलिए इस प्रॉपर स्टडी को क्या बोला था आपका, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। अब देखिए, तो उसी को तोड़ने के लिए वो 4 प्रिंसिपल दिए, एफडब्ल्यू जो चले थे 4 प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सबसे पहला क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस एंड डाटा rather than intuition, पर्सनल जजमेंट और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये कोई पुराना मेथड को रिप्लेस कर दिए, पुराना टेक्नोलॉजी को वो हटा दिए और नया टेक्नोलॉजी करके, नहीं नहीं ऐसा वो नहीं किए थे। अरे टेक्नोलॉजी तो आ ही रहा था और कितना नया आता, उस समय वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी था। और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड बोलने का मतलब जो था ये पर्सनल जजमेंट या इंट्यूशन, सिर्फ अनुमान लगा के जो काम चल रहा था, पहले जो काम होता था वो बस गेस वर्क पे चल रहा था भाई। हाँ मार्केट में डिमांड कितना है, मार्केट में डिमांड मान लो लगा भाई 1000 यूनिट का है, तो ठीक आज 1000 कर दिए, कल 1500 कर दिए। इसमें वर्कर चाहिए 1 मशीन 2 मशीन, देख लिया भाई इसमें 2 मशीन चाहिए, इसमें बस खाली गेस वर्क मारे जा रहे हैं। सारा काम बस एक्सपीरियंस पे हो रहा है खाली, क्या पिछला बार तो इतना था इस साल इतना कर देते हैं, ठीक है। पिछला बार भाई इस 1000 यूनिट को 2 आदमी करके प्रोड्यूस कर दिया था, काम करते इस बार 2 हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है वो ऐसा हो हमेशा, वो बस गेस वर्क है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर करता है, बट हमेशा वो सही हो को थोड़ी ना है। तो यहीं पर आकर के क्या वो बोले भाई कि एक साइंटिफिक स्टडी किया जाएगा, प्रॉपर एनालाइज करेंगे, पूरा एक प्रॉपर रिसर्च मारेंगे कि भाई ये कर क्या रहे हैं, मतलब इसमें कितना 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 प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना यूनिट का प्रोडक्शन करें, कितना इसमें पीपल लगेगा, कितना रिसोर्सेस लगेगा, कितना मशीन चाहिए, इन सब का डिटेल में स्टडी किया गया कि इतना हो सकता है नहीं, और उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया मतलब मान लीजिए 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किए, ठीक है। 1000 यूनिट का प्रोडक्शन जो किए, इसमें पहले 10 लोग लगा था, एक दिन में देखा भाई हाँ टाइम 8 घंटा में पूरा हो गया। अगला दिन फिर एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई 1000 यूनिट पकड़ो और 10 आदमी को बोलो 8 घंटा होता है, पता चला भाई अगला दिन पता चला कि यार नहीं हुआ 8 घंटा में, 8 घंटा में नहीं हुआ, वो चला गया 10 घंटा। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह करते 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 काम को बढ़ाया गया। तो जब क्लियर इस तरह बार बार एक्सपेरिमेंट और रिपीट होते गया कि भाई चेक करते रहो, स्टडी करते रहोगे, कब तक फाइनली आता है, तो पता चला कि हाँ कि 9 आदमी को लेते हैं तो वो लोग 8 घंटा में, 9 आदमी को तो सॉरी 11 आदमी को लेते हैं, तो हर बार 11 आदमी लेने पे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन 8 घंटा में हो जा रहा है। तो इस तरह का वो स्टडी किए थे बच्चों, ठीक है। जनरली अब हम लोग क्या समझ लेते हैं ना कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो लोगों को लगता है भाई नया टेक्नोलॉजी ले आएंगे अब टेक्नोलॉजी हटा देंगे। अरे नया टेक्नोलॉजी तो आ ही रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जैसे आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, नया टेक्नोलॉजी तो आ ही रहा था, तो और नया टेक्नोलॉजी कहाँ से लाइएगा,
ठीक है। अभी मान लीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी अभी जो फेस कर रहे हैं हम लोग, एआई का फेस कर रहे हैं। एआई देख रहे हैं ना, और कहाँ से नया लाइएगा, यही लास्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी का दुनिया में। तो उस समय भी वही केस था, ठीक है। तो ये था बच्चों। फिर दूसरा क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड? देखिए इसका मतलब हुआ कि देयर शुड बी कंप्लीट एग्रीमेंट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, टेलर कॉल्ड मेंटल रिवोल्यूशन, वेयर बोथ पार्टीज रियलाइज दे नीड ईच अदर। इसी को क्या बोलते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है, यानी कि जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए हम लिख के दिए मेंटल रिवोल्यूशन मतलब दिस टेक्निक्स एम टू ब्रिंग एट मेंटल रिवोल्यूशन बाय प्रोफेशनलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड सुपेरियर। यहाँ पर एग्जांपल है, ए फैक्ट्री ऑफर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम टू वर्कर्स सो दैट दे फील मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर फॉर द कंपनी। आपको दूसरा उदाहरण भी देते हैं, जब नया नया ये सब खुला था ना, तो पहले क्या था ना, इस मेंटल रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, सुपेरियर जो होता था ना, सीनियर लोग अपना जूनियर को समझ एक प्रकार का सर्वेंट समझता था, नौकर, कि नौकर समझता था भाई कि तुमको पैसा दे रहे हैं तो जो बोल रहे चुपचाप करो। तो इनका क्या था भाई, इस मेंटल रिवोल्यूशन यानी कि इस चेंज, इस रिलेशनशिप को, ये जो मानसिकता है कि सीनियर जो अपना जूनियर को गुलाम समझ लेता है, इसको चेंज करने का जरूरत है। दोनों को समझ में आना चाहिए कि भाई ये दोनों कोई सीनियर और जूनियर आपस में इंटररेटेड है, दोनों को एक दूसरे का जरूरत है। बिना सीनियर का कोई गाइडलाइन नहीं देगा जूनियर को, और बिना जूनियर का कोई काम करके सीनियर को देने वाला नहीं है। तो इन दोनों को समझने का जरूरत है। तो इसको क्या बोला गया, मेंटल रिवोल्यूशन। इसी को क्या बोला गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, कि दोनों एक दूसरे का जरूरत को समझे। ठीक है, तो ये था बच्चों हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी प्रिंसिपल, उसका एक्सटेंशन था ऑब्वियस है। वर्क शुड बी डन इन कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ क्या, बिफोर एग्जांपल में, बिफोर सेटिंग डेली प्रोडक्शन टारगेट द सुपेरियर डिस्कस द फिजिबिलिटी विथ वर्कर टू इंश्योर गोल आर रियलिस्टिक। क्या मतलब वो देखिए, कॉपरेशन। अब देखिए टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, इधर जो वर्कर लोग हैं। अब टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर पॉलिसी बना रही है, ठीक है। अब पॉलिसी बना रही है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कोयला निकालती है। अब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर दी कि हम लोग इस बार 1 लाख टन कोल का प्रोडक्शन करेंगे अपने से, बस अनुमान लगा दी, या बोलिए पिछला एक्सपीरियंस में देखिए भाई कि हाँ पिछला बार हो गया था तो इस बार भी हो जाएगा, या पिछला बार हो गया था तो चलो बढ़ा देते हैं, पिछला बार 1 लाख हो गया तो चलो इस बार कर देते हैं 2 लाख। सिंपली इस तरह पॉलिसी बनाइएगा ना तो कंपनी डूब जाएगा। इस तरह से कोई भी मैनेजमेंट अगर पॉलिसी बनाने लगेगा तो हो गया, क्योंकि भाई एसी का रूम में बैठ के मेरा रूम में कोई से चल रहे थे बोले, एसी का रूम में बैठ के पॉलिसी बनाना बहुत इजी है, काम ये लोगों को करना पड़ता है, ठीक है, काम वर्कर लोगों को करना पड़ता है ना। तो वर्कर लोग को पूछना पड़ेगा ना कि क्या अगर हम पिछला बार 1 लाख का टारगेट पूरा हो गया था तो क्या इस बार 2 लाख का टारगेट पूरा हो सकता है कि नहीं, ये वर्कर लोग डिसाइड करके बताएगा, क्योंकि मेनली ये लोग काम करेगा ना। तो इसका जो भी यूनियन लीडर होगा वो बताएगा कि नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो असंभव है, सीधा डबल कैसे हो सकता है। ऊपर से अगर करने भी आप चाहिएगा, चल जो ज्यादा नंबर ऑफ लेबर बढ़ाइए, मशीन बढ़ाइए, तो ना ये पॉसिबल है, तब ना यहाँ पर देखिए लिखा फिजिबिलिटी, रियलिस्टिक और फिजिबल होगा। फिजिबल वर्ड कहाँ लिखा हुआ, ये फिजिबल होगा, मतलब रियलिटी में हो सकता है कि नहीं। सिंपली आप बैठ के रूम में डिसाइड कर दिएगा थोड़ी ना होगा। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना, कि गवर्नमेंट को चाहे किसी कंपनी को, कि तुम एक 4 कमरा में बैठ करके किसी का जिंदगी का डिसीजन आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो लेने के लिए कुछ सोचना पड़ता है। तो टॉप मैनेजमेंट नो डाउट डिसाइड यही लोग करती है। तो भाई बोला गया इस ये में ये कि भाई थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए, और जो डिसीजन ले रहे हैं पॉलिसी को लेकर के तो दोनों मिल के लीजिए, तो भाई वो लोग बता सके कि सर हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इतना तो हो नहीं पाएगा। तो मैनेजमेंट को लगेगा हाँ भाई जेन्युइन बात है, तो ठीक है चलो इसको कम कर देते हैं, भाई 2 लाख नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं 1.5 लाख कर देते हैं। और वो लोग बोलेगा सर थोड़ा वर्कर भी बढ़ा के दीजिए या मशीन भी बढ़ा के दीजिए, तो मैनेजमेंट को लगा हाँ ये भी बात सही है भाई, थोड़ा वर्कर भी बढ़ाते हैं, तो नया वर्कर रिक्रूट किया जाए, कुछ नया मशीन लिया जाए, तो टारगेट तो ना प्रोडक्शन का थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, वरना हवाबाजी में थोड़ी ना सब कुछ होता है। तो ये था बच्चों कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखिए, एफिशिएंसी डिपेंड ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर शुड बी असाइंड टास्क अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। देखिए सबको ट्रेनिंग देना है, और वो जिस काम में एक्सपर्ट है
वो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी काम पे भेजिए। जो वर्कर जिस काम पे एक्सपर्ट है या उसका जो फिजिकल मेंटल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है उसको उसी काम पे लगाइए, और उसका साइंटिफिक अच्छे से सिलेक्शन करने के बाद, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्कर है, इसका ना क्वालिटी इंस्पेक्शन बहुत तगड़ा है, ये सामान को देख करके बता सकता है कि भाई हाँ माल जो है बहुत तगड़ा माल है, मतलब क्वालिटी इसका बहुत बेस्ट है। उसको कहाँ भेजिएगा? इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। इसको हम लोग मेनली क्या करेंगे, इसको हम लोग मेनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, ठीक। और एक आदमी है, इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा है, अब तो इसको कहाँ बैठाइएगा? उसको बैठाइए मार्केटिंग में, ये लगाएगा अच्छा से पब्लिक को चूना बोल बोल के। अरे मार्केटिंग क्या है? कम्युनिकेशन स्किल ही तो है। कम्युनिकेशन स्किल है, जो जिसका बाल भी नहीं, जो गंजा है उसको भी कंघी बेच के आ जाएगा, कम बेच के आ जाएगा इस गंजा को। ये ना होता है मार्केटिंग। कॉमर्स का दुनिया में ही होता है ना, जो जो मिट जो कोई जमीन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मिट्टी का भी सोना के भाव में बेच के आ जाए, यही तो है आपका मार्केटिंग, ठीक। तो ये था बच्चों, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए, टेलर डेवलप साइंटिफिक टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट हिज प्रिंसिपल इफेक्टिवली इन फैक्ट्री इन्वायरमेंट। वो जो 4 प्रिंसिपल था उसके लिए वो अलग अलग टेक्निक भी बनाए। अब देखिए, पहला टेक्निक क्या है, जो 4 जो प्रिंसिपल बनाया ना वो अच्छा से इम्प्लीमेंट हो सके उसके लिए टेक्निक बनाए। पहला टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेटशिप। फंक्शनल फॉर्मेटशिप बोलने का मतलब क्या हो गया? देखिए, फंक्शनल फॉर्मेटशिप देखभाल करने वाला, ये फॉरमैन एक पोस्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं समझिए। फॉरमैन ना एकदम लोएस्ट ऑफिसर होता है, लोएस्ट ऑफिसर, और हाईएस्ट वर्कर होता है। वर्कर कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट रैंक, ऑफिसर कैटेगरी में सबसे लोएस्ट रैंक। आपको लग रहा होगा सर बहुत छोटा ऑफिसर होगा, देखिए बुक में पढ़िएगा तो नो डाउट बहुत स्मॉल ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे फॉरमैन होगा ना, उसके अंडर में कम से कम 200-300 जूनियर काम करता होगा। जो गुजरता होगा ना फॉरमैन जहाँ से, उसको ये लोग, ये जितना भी छोटा छोटा वर्कर होगा, सब कोई रात दिन सलाम साहब करके ठोकता होगा, या गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग से करके। तो इसको छोटा पोस्ट आपको लग रहा होगा, बट इन रियलिटी इसके अंदर भी 200-300 वर्कर काम करता है, ठीक। तो इस तरह का वो 8 फॉरमैन बना के दिए थे, ठीक है, वर्कर लोग के लिए। पहला क्या है, अंडर प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में क्या था, अंडर प्लानिंग इंचार्ज एक मतलब 8 नहीं, इसको 2 भागों में से बांटा गया। एक प्लानिंग इंचार्ज यहाँ पर, और दूसरा अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये रहा वो 8 में से, ये 1 2 3 4। इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रिपेयर डिटेल वर्क रूटीन, यानी कि समझ लीजिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये जो क्लर्क होते थे या ये क्या होते थे, इंस्ट्रक्शन देने का मेनली काम करते थे, ये जो क्लर्क थे। फिर क्या था, रूटीन क्लर्क, ये क्या था मेनली भाई किस डिसाइड करते थे किस तरह का काम होगा सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस पे काम होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये जो टाइम लिमिट और कॉस्ट को डिसाइड करने का काम करते थे। फिर डिसिप्लिनेरियन, ये क्या था, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करते थे। तो ये 4 था, ठीक है। एक पहला जो मेनली इंस्ट्रक्शन का काम करते थे, ठीक है, वर्क इंस्ट्रक्शन का। ये रूटीन बनाने का काम करते थे, भाई कैसे रूटीन होगा, सीक्वेंस में कौन काम पहले कौन काम बाद में, सीक्वेंस में चलेगा कि नहीं। टाइम एंड कॉस्ट वाला लगा देता था, मेनली टाइम और कॉस्ट, और डिसिप्लिन वाला मेनली डिसिप्लिन देखने का काम करता था। 4 हो गए यहाँ। फिर 4 अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन प्रोसेस में वो बनाए थे बॉस। एक था स्पीड बॉस, जो भाई टाइम से कंप्लीट हो। स्पीड बॉस बोलने का मतलब है काम जो है टाइम से कंप्लीट हो। गैंग बॉस क्या है, गैंग बॉस बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी वर्कर लोगों को जो मशीन और टूल्स चाहिए उसको भाई वो अच्छा से अरेंज करके दे, ठीक है, अरेंज करके दे। वो वहाँ पर उसका जब वो लोग काम करने जाए तो वो सब पहले से अवेलेबल हो, जो भी मशीन जो भी टूल चाहिए वो पहले से अरेंज करके दे, या तो पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ये किसका नाम था, ये गैंग बॉस का। देखिए गैंग बॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गैंग जुड़ा हुआ। रिपेयर, ऑब्वियस है, मशीन को मेंटेनेंस का काम होता था, तो रिपेयर बॉस का था, मशीन को इक्विपमेंट्स का। इंस्पेक्टर ये क्वालिटी देखता था। इंस्पेक्टर जो होता था वो क्या करता था, वो मेनली क्वालिटी चेक करने का काम करता था कि हाँ भाई क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। तो इस तरह का था बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा, ये हम जैसे बताया था नोट बना उसके बना था। अब देखिए ये क्या है, जो यूनिट ऑफ कमांड है ना, ये जो यूनिट ऑफ कमांड है, याद कीजिए, रिमेंबर दैट द फंक्शनल फॉर्मेटशिप इज एन एक्सेप्शन टू द हेनरी फ्योल यूनिट ऑफ कमांड। क्या मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं, आगे जो थोड़ी देर बाद आप पढ़िएगा याद रखिएगा, ये जो फंक्शनल फॉर्मेटशिप है, ये जो फंक्शनल फॉर्मेटशिप है, ये
वायलेट करता है प्रिंसिपल को, कौन सा प्रिंसिपल को, हेनरी फेल का प्रिंसिपल को, जिस प्रिंसिपल का नाम क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड। ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को ये वायलेट करता है, यूनिटी ऑफ कमांड, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इस प्रिंसिपल को भी पढ़ाएंगे, आपको जस्ट नीचे भी आएगा। इस प्रिंसिपल को कौन दिए थे, इस प्रिंसिपल को दिए हैं आपका हेनरी फेल, ठीक है। यूनिट ऑफ कमांड को हेनरी फेल दिए थे। और जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो अभी थोड़ा देर पढ़ाएं, ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मतलब तोड़ता है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करता है। यूनिट ऑफ कमांड में क्या बोला गया था, यूनिट ऑफ कमांड में बोला गया था किसी भी काम के लिए एक ही बॉस होगा। अगर ये एक वर्कर है तो ये अपना, ये मतलब सॉरी, ये एक सीनियर है तो ये मान लीजिए एक वर्कर है, तो और इसके पास ये केवल एक ही बॉस से अपना ऑर्डर लेगा, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और काम करने के बाद उसको जाकर रिपोर्ट कर देगा। यानी कि एक वर्कर को केवल एक ही एम्प्लॉय कमांड देगा। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या है, ये जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में देखिएगा 8 अलग अलग ऑफिसर है, 8 अलग अलग यहाँ पर ऑफिसर, यानी कि एक के ऊपर, एक वर्कर के ऊपर 2 3 4 कई बॉस खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर फिर भी ये तो अलग अलग है, आप कैसे बोल दिया ये तो सब अलग अलग बॉक्स होगा ना। तो ये तो केवल इंस्ट्रक्शन देखेगा, ये देखिए, ये केवल स्पीड देखे, ये वाला बॉस केवल स्पीड देखेगा, ये वाला बॉस केवल क्वालिटी देखेगा, तो अलग अलग बॉस हो ही गया भाई। ये वर्कर जब बात टाइम पे होगा तो इसके पास चल जाएगा, स्पीड बॉस के पास, और जब क्वालिटी का होगा तो ये इसके पास चला जाएगा। अब देखिए ये आपको हाइपोथेटिकली सही लग रहा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। क्या, देखिए ऐसे सोचिए, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख के दिए हैं डिटेल में, ऐसे सोचिए ये वर्कर है, ठीक है, इसके पास टाइम बॉस जो था, ये वाला जो बॉस था स्पीड बॉस, टाइम बॉस बोल दिए, स्पीड बॉस जो था ये आया और बोला कि भाई टाइम पे प्रोडक्शन को पूरा करना है, तुम थोड़ा सा प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ाओ, क्या करो, प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ाओ। बोला ओके सर, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन का स्पीड बढ़ाओ, ताकि भाई जो टारगेट का जो समय है 1 महीना में डिलीवरी करना, तो भाई टाइम पे काम पूरा हो। अब इसी बीच में आ गया क्या, आपका ये वाला बॉस, आपका इंस्पेक्टर बॉस। इंस्पेक्टर बॉस आया, इंस्पेक्टर बॉस आया और इसको वो इसी एम्प्लॉय को बोल के गए, अरे ये तुम कैसे प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ क्वालिटी तुम खराब कर रहा है यार, तुम जल्दबाजी के चक्कर में प्रोडक्ट का क्वालिटी गिरा दे रहा है। अब ये बेचारा क्या करे, इसको बोलना, उसको बोलेगा कि सर की स्पीड बॉस वाले बोले हैं कि हमको जल्दी काम करो, और आप बोलते हैं कि धीरे काम करो, तो कैसे होगा। तो क्या ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई किसका बात सुने, इसका सुने अपना स्पीड बॉस का कि इंस्पेक्टर बॉस का। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन करता है, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड जो फ्यूल दिए हैं, जो फ्यूल दिए हैं ना, वो साफ साफ बोलते हैं भाई कि एक वर्कर एक ही सीनियर से अपना ऑर्डर लेगा, उसका 2 3 बॉस नहीं होगा। तो ये है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है, ये देखिए, ये जो अलग अलग जो टेक्निक बनाए थे ना फ्यूल, ये जो अलग अलग, सॉरी फिर बोलते हैं टेलर, जो अलग अलग टेक्निक बनाए हैं, उसमें से एक टेक्निक का नाम क्या था आपका, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो ये हो गया। अब देखिए सीधा दूसरा टेक्निक पे हम लोग आ रहे हैं, ये रहा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन बोले का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड से आपका ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, हम लोग इंडियन में एस लिखते हैं, वो अमेरिका या यूके वाला सब जेड लिखता है। ये क्या होगा, एक प्रकार का वो बेंचमार्क क्वालिटी है भाई, कि इतना मिनिमम क्वालिटी वो प्रोडक्ट मेंटेन करे। फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड मशीन्स। यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग जो बनाते हैं ना, तो भाई इतना मिनिमम क्वालिटी उस पर होना ही चाहिए, वरना कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलने का मतलब है कि एक बेंचमार्क सेट करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एलईडी बल्ब है, ठीक है। अब एलईडी बल्ब हम लोग 1 साल का गारंटी देते हैं, मतलब हम लोग नहीं देते हैं, जो कंपनी 1 साल का गारंटी देती है कि नहीं, तो 1 साल का गारंटी देती है, क्या ये 1 साल का बेंचमार्क है वो, मतलब 1 साल से पहले खराब नहीं होना चाहिए, वरना तो हर कस्टमर वापस कर देगा तो कंपनी गड्ढा में डूब जाएगी ना। तो बेंचमार्क क्या सेट किया गया भाई, बेंचमार्क ऐसा सेट किया गया भाई, इसका लाइफ कम से कम 1 साल तो चलना ही चाहिए। तो क्या उसका वो बेंचमार्क है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, सिंप्लीफिकेशन इट एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि इफ ए कंपनी मैन्युफैक्चर 50 टाइप्स ऑफ शूज बट ओनली 5 आर इन डिमांड, सिंप्लीफिकेशन सजेस्ट रिमूविंग अदर 45। सिंपल सा बात है बच्चों, मान लीजिए एक शू कंपनी है, ठीक है,
कोई भी एक शू कंपनी है, वो 50 अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप का शूज बनाती है, 50 अलग अलग डिफरेंट टाइप का शूज बनाती है, बट मार्केट में या मान लीजिए चल रहा है रेनी सीजन, चल रहा है रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, और रेनी सीजन में केवल 5 तरह का ही शूज बिक रहा है, बाकी नहीं बिक रहा है। तो क्या करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो और जो 45 प्रकार का उसको बंद करो, ये जो डिमांड में है केवल इसी को बनाओ, क्योंकि भाई रेनी सीजन चल रहा है यही बिकेगा, ठीक है। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी है ना उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बोलने का मतलब है जो काम बार बार रिपीट हो रहा है, जो काम बार बार रिपीट हो रहा है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। ये चीज आगे रुकिए। अब क्या है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है, मेथड स्टडी सिंपली बोलता है भाई कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, जैसा वो बिलीव करते थे टेलर। प्रोसेस इज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, मतलब वही है भाई, रॉ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट तक बनेगा। तो इसमें कुछ और सीखने हैं। फिर क्या है मोशन स्टडी। देखिए सही मायने में ना मोशन स्टडी टेलर नहीं दिए थे, बस इनमें इनका कंट्रीब्यूशन है, पर आप लोगों को केवल टेलर का पढ़ना है। सही मायने में वो दिए थे गिलबर्ट दिए थे, ठीक है, गिलबर्ट फैमिली, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर दिए थे। अब मोशन स्टडी में क्या है कि जितना भी वेस्टफुल मूवमेंट्स है उसको भाई खत्म करना, उसको रिड्यूस करना। जैसे क्या लिफ्टिंग, रीचिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब क्या एक अलग अलग काम का, किसी भी काम को करने समय बहुत सारा मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण में लिखा हुआ है कि सही मायने में जो फ्रैंक गिलबर्ट जो थे, ये जो ईटर होने वाला काम है ना उसमें 18 मूवमेंट होता था अलग अलग प्रकार का, उस 18 मूवमेंट को वो 5 मूवमेंट में ले आए थे, ठीक है। ताकि ऐसा क्यों, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मोशन का स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई थकान कम हो, लेस फैटिग हो, तो ना ईटर्ड होने में अलग अलग प्रकार का मूवमेंट था जिसमें 18 था, उसको घटा करके 5 कर दिया गया। इसमें टेलर का कंट्रीब्यूशन है, वो खुद नहीं दिए थे, मेनली दिए थे कौन, मेनली दिए थे गिलबर्ट दिए थे, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, गिलबर्ट दो थे, एक लिलियन करके थे और दूसरा याद नहीं आ रहा, फ्रैंक गिलबर्ट, ठीक है, एक लिलियन गिलबर्ट और एक फ्रैंक गिलबर्ट। बट आप लोगों को केवल टेलर पढ़ना है तो याद रखिएगा मोशन स्टडी पे याद रखिएगा क्या नाम टेलर का, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल पे था इसलिए आगे बस बता दिए। फिर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यानी कि किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उससे पहले वो पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम को क्या बोलते हैं, दूसरा बहुत बार रीजनेबल, रीजनेबल टाइम भी बोलिए, एक रीजनेबल टाइम भी होता है, ठीक है। और उस काम के लिए अच्छा स्किल और ठीक से कीजिएगा तो होगा। जैसे कि एग्जांपल में क्या, एक सॉफ्टवेयर फॉर्म कैलकुलेटिंग एवरेज आवर रिक्वायर्ड टू कोड अ बेसिक लॉजिक लॉगिन पेज। हटाइए, आपको कंफ्यूजन कर रहा था, हमको सिंपल ध्यान देते हैं। एक टाइम स्टडी, जैसे कि हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, इसका थोड़ा हम आपको फनी एग्जांपल देते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी को, एक न्यू बॉर्न बेबी को 9 महीना लगता ही है इससे पहले वो डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ये क्या, ये उसका स्टैंडर्ड टाइम है। किसी भी काम का ना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी है इसको 9 महीना लगेगा, लगेगा मतलब लगेगा, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो स्टैंडर्ड टाइम है उसका, ठीक है। तो कुछ भी जो काम होता है ना, कुछ भी काम होता है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम लगता ही है, ठीक है। मान लीजिए कोई किसी काम का प्रोडक्शन था, कोई प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए कुछ भी काम का, मान लीजिए कोई यूनिट का प्रोडक्शन करना था। अब उस काम को करने में, एक का प्रोडक्शन करने में अगर 30 मिनट लगता है तो 30 मिनट लगेगा, वो उसका स्टैंडर्ड टाइम है, उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टाइम। अगर उस काम को करने में अगर 30 मिनट लगता है, ठीक से काम को पूरा करने में 30 मिनट लगता है, तो भाई वो 30 मिनट लेगा। अगर जल्दबाजी कीजिएगा तो क्या होगा, काम खराब हो जाएगा, क्वालिटी गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। इसमें मेनली क्या भाई, स्टैंडर्ड टाइम को पता करना था कि भाई किसी भी काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, कोई भी काम को, ठीक। फिर फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी इसलिए था भाई क्योंकि कि अलग अलग कितना घंटा लगा कितना, मतलब जैसे पढ़ के देख लीजिए, स्टडी टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। क्योंकि इंसान मशीन तो है नहीं बच्चों, इंसान कोई मशीन तो है नहीं, वो थकेगा। फैटिग मतलब क्या, वो थकेगा। तो कितना घंटा के बीच में भाई थोड़ा सा टी सी पिला दिया जाए, थोड़ा ब्रेक टाइम दे दिया जाए, तो इसी पे क्या था आपका फैटिग स्टडी, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम देने के बाद क्या होता है, ए पर्सन गेट टायर्ड फिजिकल एंड मेंटल इफ दे वर्क विदाउट ब्रेक। तो भाई लगातार बिना ब्रेक का काम करता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा थक जाएगा फिजिकली और मेंटली भी। तो इसलिए क्या है, बीच बीच में थोड़ा सा उसको ब्रेक देते रहिए इंटरवल में। फिर ये क्या था आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या था, ये उनका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका था मोटिवेट करने का। अब पहले सिस्टम में क्या होता था ना, अब ये बंद हो गया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट शायद बंद कर दी है। पहले क्या होता था, अगर आप 1 यूनिट प्रोडक्शन कीजिएगा तो मान लीजिए आपको मिला 100 रुपया, 2 यूनिट कीजिएगा कितना मिलेगा, 200 रुपया, यानी कि 1 यूनिट पे कितना मिला, 100 रुपया। तो 5 कीजिएगा तो कितना लगेगा,
5 कीजिएगा तो 5 गुना कर 200, यानी कि आपको मिलेगा कितना, 500 रुपया। इसको क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इनमें वो तर्क दिए थे भाई कि ये जो बनाए थे ना, ये मेनली क्या था, ये मोटिवेशन का तरीका था, टेलर का मोटिवेशन का तरीका था, जिसमें उन्होंने कहना था इट रिवॉर्ड्स, ये जो इफिशियंट वर्कर लोग हैं, जो इफिशियंट वर्कर लोग हैं ना, उसको वो अवार्ड रिवॉर्ड देना चाहते थे। जो अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड देना चाहते थे, और जो ठीक से काम नहीं करता उसको थोड़ा पनिश करना चाहते थे। आपको लग रहा होगा बात तो बहुत अच्छा है, बट ये तो बात है, ये क्लास 12 का है ना बच्चों, इसलिए आपको लग रहा होगा ये सही है, नहीं सही नहीं है, गलत है, सही नहीं है, गलत है। सोचिए कंपनी टारगेट ऐसे सेट करती है, कंपनी आपको टारगेट दी भाई कि दिन भर में, मान लीजिए दिन भर में हर एक वर्कर 100 टारगेट पूरा करने की क्षमता रखता है। अब वो उसको क्या किया गया, बोला गया जो 100 से ज्यादा करेगा उसको बोनस मिलेगा, 100 यूनिट या 100 से ज्यादा करेगा उसको बोनस मिलेगा, और जो 100 से कम किया उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो आपको लगा था सही, क्या मतलब दिक्कत, क्या दिक्कत है, ये आपको सुनने में ठीक लग रहा होगा। अब सोच के देखिए, ये आदमी, ये ए नाम का आदमी ठीक 101 का प्रोडक्शन किया, या ठीक मान लीजिए 100 किया, इसको तो बोनस मिलेगा। अब एक बी नाम का आदमी था, उससे मात्र 98 हो पाया, तो क्या कीजिएगा, उसको बोनस नहीं दीजिएगा, केवल 2 का कमी कर रहा। तो इस टाइप से वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, बट ये रियलिटी में अच्छा उतना है नहीं, ठीक है। तो मतलब तो आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का, ठीक। तो इस तरह से काम करता है। अब देखिए यहाँ से आपका टेलर का खत्म हो गया। अब टेलर में जो आपको कुछ कुछ चीज जो आपको एनसीईआरटी बुक में था वो देख लीजिए, जो आपको जानना होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कट वेस्टेज, यानी कि वेस्टेज को कंट्रोल करना या कट करना, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समझ लीजिए जितना हो सके उतना वेस्टेज को कंट्रोल करना। जस्ट इन टाइम एक टेक्निक है जापान का, जिसमें क्या होता है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर डिलीवरी कैसे करते हैं। जस्ट इन टाइम जैसा नाम है, आप डिलीवरी देकर, आप ऑर्डर देके जाइए, आपको वो मिल जाएगा। जैसे जो बहुत बड़ा जो बड़ा बड़ा जो कार सब होता है ना, कार लोग ऐसा करता है, स्टॉक नहीं रखा रहता है, आप ऑर्डर जाके दीजिए, फिर वो 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना लेगा, उसके बाद वो मंगा के आपको तुरंत दे देगा, जब तक मैन्युफैक्चरिंग में डालेगा। तो इससे क्या होता है, नो ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग क्या, वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन ही नहीं करता है। जस्ट इन टाइम का मतलब है भाई, आप ऑर्डर देके जाइए और आपको प्रोडक्ट अगला दिन मिल जाएगा, इस टाइप का है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए भयंकर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट चाहिए, ठीक है। काइजेन, काइजेन भी एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये काइजेन कॉस्टिंग एक चैप्टर है जो आप बहुत आगे पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। काइजेन का मतलब क्या, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये क्यों बता रहे हैं, देखिए ये आपका बुक एनसीईआरटी में दिया गया है, दिया गया था एमसीक्यू में, कुछ भी पूछ देगा। जैसे कि एक बार वो ये पूछ दिया था कि जो टिफिन, वो केस स्टडी डाला था एनसीईआरटी में। केस स्टडी में क्या, वो मुंबई का जो टिफिन डिब्बा वाला है ना, उस पर वो पूछ दिया था भाई कि उसको कौन सा रेटिंग मिला था, तो उसको 6 सिग्मा का रेटिंग मिला था। वो जो टिफिन डिब्बा था ना, उसको 6 सिग्मा का रेटिंग मिला था। और 6 सिग्मा रेटिंग का मतलब कितना परसेंट एक्यूरेसी, 6 सिग्मा रेटिंग का मतलब 99.9997% का एक्यूरेसी। क्या 100% हो सकता है किसी भी काम में एक्यूरेसी, नहीं, 100% लोग कभी लेके नहीं चलते हैं, यही लास्ट है, यही मैक्सिमम है, 99.997% एक्यूरेसी। इसी को हम लोग मान के चलते हैं एज इक्विवेलेंट एज 100%। ये एमसीक्यू में पूछा गया था बच्चों, इसलिए सोच को एकदम शॉर्ट में हम ले आए। देखिएगा आपका एनसीईआरटी में है ये। अब आ जाइए इधर, हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल, इनका पूरा नाम हेनरी फ्योल है, ये फ्रेंच के थे। ये प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, ठीक है। इनका लाइफ इतना 1841 से 1925 जिए। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, जिसका सिंपल मतलब यहाँ पर देखिए, एक बुक लिखे थे किताब 1949, जिसका मतलब इसमें क्या नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये उस बुक का नाम था। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। 1949 में क्या, उस बुक जो छपा था उसका नाम क्या, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इस पर एक किताब लिखे थे, ठीक। अब देखिए, फ्योल आपका जो फंक्शन दिए थे उसका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये उसका नाम है। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में क्लास 12 का एनसीईआरटी किताब में बीएसटी में जो चैप्टर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है। एक है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग, ये है। तो आप लोगों को लगता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये आप लोगों को लगता है कि भाई इसको फ्योल दिए हैं, नहीं, फ्योल नहीं दिए हैं, इसको फ्योल नहीं दिए हैं। जो फ्योल जो फंक्शन का बात किए थे वो फंक्शन तो ये रहा जो आपको लिख के दिए हम, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फिर वो कौन दिया जिसको आप अभी पढ़िएगा पूरा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बच्चों बहुत सारा ऑथर जब दिए थे ना, तो उसमें से ये बेस्ट है,
ये बेस्ट फंक्शन को चूज किया गया था। ये 5 आप देख रहे हैं ना, ये बेस्ट उस फंक्शन में है, ठीक है। अब ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरी टेलर ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ से देखिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ 14 प्रिंसिपल है। 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल कौन है आपका? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को छोटे छोटे काम में बांट देना। किस लिए? ताकि उस काम में आदमी स्पेशलाइज हो जाए, बस इतना ही मतलब है, ठीक है। किसी भी काम में अगर स्पेशलाइजेशन चाहिए भाई, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए और बेटर क्वालिटी चाहिए, तो उस काम को आप छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक होटल है, ठीक है, एक होटल है। अब इस होटल में अलग अलग स्टाफ चाहिए ना, एक चाहिए भाई एक वेटर, ठीक है ना, एक उसमें चाहिए कुक, एक स्टाफ जो साफ सफाई करे, क्लीन वाला पार्ट करे, एक जो गल्ला में जो मैनेजर जो पैसा वाला हो वो चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग चाहिए ना बच्चों, तब ना हम लोग काम को बांट दिया भाई, ये वेटर केवल उठाएगा खाना, केवल खाना बनाएगा, स्टाफ कर साफ करने वाला केवल सफाई करेगा, और जो पैसा में बैठा हुआ मालिक को केवल पैसा देखेगा। अगर काम को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, तब क्या बर्डन टाइप का लगने लगा भाई कि यार उसको खाना भी बनाना, ऑर्डर भी लेना, क्या झंझट लगेगा, ठीक है। और हाँ, आप बोल सकते हैं सर हम लोग तो ठेला में वही करते हैं, जो छोटा मोटा जो ठेला, अरे वो छोटा मोटा ठेला का बात है, हम लोग यहाँ पर बिग फर्म यानी कि जाइंट फर्म का बात करते रहते हैं। ये जितना भी आप पढ़ते हैं ना, देखिए बच्चों दिक्कत यहीं पर होता है टीचर लोग के साथ, ठीक है। दिक्कत यहीं पर होता है, होता क्या है, बुक जो एनसीईआरटी है, रुकिए, ये जो एनसीईआरटी जो बुक है ना, ये एडवांस लेवल के लिए लिखा रहता है, मतलब बड़ा बड़ा जाइंट फर्म के लिए लिखा रहता है। और हम लोग एग्जाम्पल, हम लोग और बहुत सारे टीचर लोग या इंक्लूडिंग हम भी बहुत बार करते क्या, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, क्या लोकल लेवल का एग्जाम्पल, जो भाई जो बगल में जो ठेला लगा रहता है, वो जो छोटा सा स्टॉल लगा के बैठ जाता है, वो वहाँ पर जाके हम लोग चाउमीन खाते हैं, उसमें देते सर ऑर्डर भी उसी को देते हैं और खाना भी वही देता है, ये मार खा जाता है। पर क्या कीजिएगा, अगर एडवांस लेवल का एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो हम लोग को घुमा फिर आकर के वही ठेला उला के या छोटा मोटा स्टॉल के पास एग्जाम्पल देना पड़ता है, क्या वो समझ में आए, ठीक है। पर दिक्कत यही पर होता है थोड़ा सा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल आपको याद क्या रखना है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को टुकड़ों में बांट देंगे, क्यों? ताकि भाई उस काम में स्पेशलाइजेशन मिले, क्लियर। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है भाई? राइट टू गिव ऑर्डर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वर्क। ऑथोरिटी किसके पास होता है? ऑब्वियस है, ये सीनियर है मान लीजिए और ये जूनियर है, तो ये इसको क्या देगा? ऑथोरिटी के पास पावर है, भाई इसको क्या आ रहा है भाई? राइट टू गिव ऑर्डर, ये इसको ऑर्डर दे रहा है, ये पर्सन उसको ऑर्डर दे रहा है कि काम को कर देना, और ये पर्सन के पास क्या वो एब्लिगेशन है, यानी उसका जिम्मेदारी है कि उस काम को करके वापस इसको रिटर्न कर दे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वर्क, समझना है। तो ये होता है आपका ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। अच्छा, देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इसका मतलब हुआ? टू मच ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू मिसयूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी लीड्स टू फेलियर। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, ए प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स ऑथोरिटी टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। भाई अगर सिंपली देखिए, बहुत टू मच ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को सिर्फ पावर दे दिया गया है, किसी को सिंपली पावर दिया गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया, तो क्या होगा? काम खराब हो जाएगा, काम ऑब्वियसली खराब हो जाएगा बच्चों। सिंपली पावर दे दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वो काम खराब कर देगा, वो टेंशन नहीं उठाएगा, सिर्फ पावर है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर सिंपली पावर नहीं दिया गया और दुनिया भर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, तो काम कैसे करेगा? तब भी वो काम खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में जो लिखा होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम को अगर पूरा करना है तो भाई उसको एक सफिशिएंट पावर देना ही पड़ेगा, और अगर ज्यादा पावर है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आना चाहिए। वो डायलॉग है ना स्पाइडरमैन का कि पावर के साथ क्या आता है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और सफिशिएंट पावर होना चाहिए किसी भी काम को करने के, तो दोनों होता है। पावर ज्यादा रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पावर नहीं दिया गया केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तब भी वो काम पूरा नहीं होगा, तब भी वो काम खराब हो जाएगा। तो इस तरह से है बच्चों। डिसिप्लिन तो समझ गए होंगे भाई। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? एम्प्लॉय मस्ट ओबे रूल्स, एग्रीमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी रूल्स, COC कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है उस कंपनी का, उसको फॉलो करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत कुछ आता है। रिक्वायर्ड गुड लीडरशिप, क्लियर रूल्स एंड फेयर पनिशमेंट, और अगर उसको तोड़िएगा तो फिर ये सब फेस कीजिएगा, और क्या। अब ये देखिए यूनिटी ऑफ कमांड जो थोड़ी देर पहले समझाए थे कि वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी कि एक सीनियर की एक जूनियर
ये जो जूनियर है अपना केवल इसी सीनियर से कमांड लेगा और उसी को जाकर के वापस रिपोर्ट भी करेगा, ठीक है। ऑर्डर भी ऑर्डर इससे लेगा और जाकर रिपोर्ट भी इसी को कर देगा। यानी कि एक जूनियर को का केवल एक ही बॉस होगा। यहाँ लिखा हुआ वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। जब दो को क्या होगा, और वैसे भाई कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है, इसको समझ में नहीं आएगा, जैसे थोड़ा देर पहले उदाहरण दिए थे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसको क्या बोलते हैं? वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड वन प्लान इसको क्या बोलते हैं? वन बॉस वन कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को क्या बोलते हैं? वन बॉस वन कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलते हैं? वन हेड वन प्लान फॉर द एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए जितना भी अलग अलग हेड है उसी पे काम करेगा। इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, जैसे कि कार एंड बाइक डिवीजन ऑपरेट सेपरेटली विद डिफरेंट प्लान्स। एग्जांपल है ना, लिखा हुआ ना। बोलने का मतलब है कि देखिए अलग अलग, देखिए अगर कोल इंडिया लिमिटेड टारगेट सेट की थी भाई कि हम लोग को 1 लाख टन का प्रोडक्शन करना है, इसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये तो हम लोग का मेन गोल हो गया ना। इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा बेचने वाला, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट, जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट, तो सारा डिपार्टमेंट को मिल करके ना इस टारगेट को अचीव करना है। इन लोग के पास अपना टारगेट तो है ही, साथ ही साथ इन सब को मिल करके भाई इस टारगेट को भी अचीव करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कि भाई जो मेन गोल है उस पर सबको फोकस करना है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन करने वाला सिर्फ अपना अच्छा प्रोडक्शन करने में ध्यान दे रहा है, ठीक है, और अच्छा प्रोडक्शन करने में ध्यान दे रहा है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है अरे भाई अगर वो बोल रहा है कोयला को और धो तो और धो और उसको वॉश करो ताकि वो अच्छा से मार्क बेचने में सुविधा हो, और ये उसको और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक से कर नहीं रहा है, तो क्या फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इन लोगों को जो टारगेट है उसको तो देखना ही है, साथ ही साथ जो मेन टारगेट है कि भाई 1 लाख टन का प्रोडक्शन करके सेल भी तो करना होगा ना, तो मार्केटिंग का तो बात सुनना पड़ेगा ना। अगर कस्टमर ही बोल रहा है, अगर मोबाइल कंपनी में क्या था, अब कस्टमर ही डिमांड किया भाई कि हमको ज्यादा बैटरी चाहिए, क्या अलग अलग कस्टमर डिमांड करने लगा, हमको गेम खेलना है हमको ज्यादा बैटरी दो, हमको ज्यादा रैम दो, किसी को केवल फोटो खिंचाना था तो फोटो खिंचाना तो अच्छा कैमरा दो। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि यार अच्छा बैटरी वाला मोबाइल बना अलग से, अच्छा से कैमरा वाला बना अलग से, ताकि अलग अलग कस्टमर अलग डिमांड कर रहा है। अब ये बोल देगा नहीं हम तो अपना मर्जी करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं हम तो अपना मर्जी करेंगे, अपना मर्जी का मालिक है, तो कंपनी चल पड़ा, है कि नहीं। तो इस तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को देखा जाता है बच्चों। भाई जो मेन गोल है उसको फुलफिल करना है ना, ठीक है। तो ये वही कुछ डिफरेंस है जो आपका एनसीईआरटी में था बच्चों। अब देखिए 6 क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी अबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आदमी का अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसका उसको आप पहले लेस प्रायोरिटी दीजिए, जो कंपनी का जो जो गोल है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट ओवरराइड कंपनी ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा है, जैसे उदाहरण में देख लिखे थे, एक मैनेजर अपना रिलेटिव को हायर कर लिया जो भाई उस पोस्ट के लिए, ये जो पोस्ट था ना, और जो मैनेजर था अपना किसी रिश्तेदार को नौकरी पे लगा दिया, तो भाई बड़ा पोस्ट में था लगा दिया, अब वो जो काम पे जो लगाया उसके पास उतना वो स्किल है ही नहीं, तो क्या करेगा? काम खराब कर देगा। ये तो गलत बात है ना। गलत तो बहुत कुछ होता है नहीं सर, गलत तो बहुत कुछ होता है, जनरली सब ऐसा ही करता है जो भी था। तो ये था कि भाई कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है और अपना पर्सनल को थोड़ा कम देना है। रेम्यूनरेशन, सैलरी कैसा होना चाहिए? और जैसे सैलरी आपका फेयर और इक्विटेबल इक्विटेबल कंपनसेशन होना चाहिए। फेयर इतना कि भाई उसका नॉर्मल लाइफ अच्छा से चल जाए, और इक्विटेबल इतना कि आप कंपनी को छोड़ के ना जाए। मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, ये काम में बहुत अच्छा है, तो भाई इसको सैलरी उतना देना है कि अपना वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ठीक से जी सके, तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और इतना भी देना है कि मान लीजिए आप XYZ कंपनी है, इधर ABC कंपनी है और ये वर्कर है, और दोनों सेम कंपनी है XYZ और ABC। ABC को लगा यार ये जो वर्कर है बहुत अच्छा वर्कर है, आप इसको ना ठग रहे थे, मार्केट रेट से कम दे रहे थे, चूना लगा रहे थे। मान लीजिए उस काम के लिए उसको मिलना चाहिए था भाई 60,000 का सैलरी, आप उसको दे कितना रहे? 60,000 ना दे करके आप उसको दे रहे हैं मात्र 40,000। एक दिन केवल इसको ABC कंपनी कहीं से ढूंढ निकाल लेगा, बोलेगा कुछ भी या बुला लेगा साइड में, बोलेगा कितना पैसा देता है तुमको XYZ, ये बोलेगा कि सर हमको तो 40 देता है, तो बोलता है 40 देता है, अरे वो ठग रहा है यार, तुमको तो बेवकूफ बना रहा है। तो बोलता सर कितना मिलता है इस काम का? तो बोला हम तो मेरे पास था हम तुमको 60 देंगे। जो ये जो एम्प्लॉय है वो थोड़ी ना कोई इथिक्स देखेगा बच्चों। आप लोगों को लगता होगा सर इस काम ये कंपनी को काम दे तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अरे ये सब इथिक्स साइड में रखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ना साइड में रखा था, और वो गलत भी नहीं है।
बस आपका उतना दिमाग मैच्योर होने की उस बात को आप समझिए। कंपनी को अपना प्रॉफिट से मतलब है, तो एम्प्लॉय को भी चाहिए होता है भाई कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव ना हो। भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब आप फ्रॉड ना कर रहे हो। अगर उस काम का अगर 60,000 सैलरी मिल रहा है तो भाई आप उसको 60 दीजिए, वो डिजर्व करता है वो बच्चा, वो एम्प्लॉय। तो ये छोड़ के चला जाएगा। तो रेम्यूनरेशन उतना होना चाहिए बच्चों कि एक कि भाई उसका लाइफ सही से चले, उसका खर्चा लाइफ स्टैंडर्ड सही चले, और दूसरा इक्विटेबल कंपनसेशन कि दूसरा किसी को छोड़ के ना जाए, इसलिए क्या बोलते हैं उसको इक्विटेबल। समझना है? ये सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यू शुड मैच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड कंपनी कैपेसिटी। तो ये लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब पावर को लेकर लिखा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर जो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, शेयर कर देना। अब देखिए, नॉट परफेक्ट लेवल एग्जिस्ट, बैलेंस डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड सबऑर्डिनेट्स। कभी भी परफेक्ट सिनेरियो कभी नहीं बनता है कि टॉप लेवल को सारा पावर दे दिया गया तो सेंट्रलाइजेशन, और सारा पावर बांट दिया गया तो उसको बोले डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग इसको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा पावर भी रहना चाहिए, थोड़ा पावर को शेयर भी करना पड़ता है, डिपेंड करता है बहुत सारा चीज में। अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें इतना ही। स्केलर चेन, इसमें बच्चा लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, स्केलर चेन आपका एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो एक कंपनी में होता है कि भाई मान लीजिए ये एक पिरामिड है, ठीक है। ये ए है, जो बुक एग्जाम्पल है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब जो सी है डायरेक्ट ए से बात नहीं कर सकता। सी को अगर बात करना हो तो पहले बात करेगा बी से, बी जो है फिर ए के पास बात पहुंचाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। यानी कि प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि सी पहले बी से बात करेगा, बी फिर ए से बात करेगा। इसका उल्टा भी होता है, इधर नीचे डाउनवर्ड भी आएगा, ठीक है। अगर ए को बताना होगा तो सीधा बी को बताएगा, और बी जो है आप सीधा सी को बताएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जो सीधा ए चल के सी के पास आ जाए। ऐसा करना पड़ता है। क्यों? आपको लगा ऐसा इससे तो डिले होगा, हाँ डिले भले हो जाए, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन ये जरूरी है, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब इस तरह दिक्कत होता है कि भाई हम किसके पास चले जाएं, कुछ भी बताना हो तो इसके पास जाए, इसके बताइए। ये तो हम आपको दो दो लेवल पे दिए ना, बहुत सारा लेवल होता है, क्या कीजिएगा। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्डअप करना पड़ता है भाई, कि अगर जरूरत पड़े तो कौन कहाँ जाके बात करेगा। जो क्या बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये आपका जनरली क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे और ऊपर नीचे से ऊपर दोनों जा सकता है। कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन, जो कम्युनिकेशन होगा इस तरह से बात होगा। अब गैंग प्लैंक इसमें आता है। देखिए, स्केलर चेन में याद रखिए बच्चों, दोनों हो सकता है, आपका नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। गैंग प्लैंक क्या होता है? इमरजेंसी केस में ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। परमिशन के साथ कभी कभी अलग अलग डिपार्टमेंट का दो सिमिलर बॉस हो तो अलाउ कर दिया जाएगा। जैसे देखो, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय कम्युनिकेट डायरेक्टली इन अर्जेंट केस। अगर कोई अर्जेंट केस आ पड़ा है, ठीक है, और मान लीजिए इधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और इधर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये लोग का जो अलग डिपार्टमेंट है ना, इसमें जो ये दोनों दो सेम लेवल का जो वर्कर है, ये लोग आपस में बात कर सकता है इमरजेंसी केस में। इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए उसका वायलेट करता है आपका किसको, ये जो गैंग प्लैंक है, ये ये वायलेट करता है किसको? आपका स्केलर चेन को। स्केलर चेन का वो क्या आपका एक्सेप्शन है, उसको फॉलो नहीं करता है। तो स्केलर चेन क्या बोलता है? स्केलर चेन बोलता है भाई कि ऑर्डर में बात होगा, ठीक है। जो भी बात होगा डाउनवर्ड या अपवर्ड में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का सिस्टम में बात होगा। गैंग प्लैंक बोलता है कि सिस्टम में बात नहीं होगा, सिचुएशन बहुत अर्जेंट है, हमको इमीडिएट में बात करना है, ठीक है। जैसे इसी को लिया जाए तो इसी को उदाहरण लीजिएगा, मान लीजिए ए बी सी है, तो सी डायरेक्ट बोलना चाह रहा है हमको ए से बात करना है किसी कारण से, ठीक है। चलिए, ऐसे तो परमिट होता नहीं है, सेम डिपार्टमेंट का परमिट हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर बोलने का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को आप ऑर्डर कमांड दे रहे हैं। ऑर्डर मतलब बोलने को होता है भाई सही प्लेस पे होना चाहिए आइटम, राइट प्लेस एट द राइट जॉब। कहाँ चला गया, रुकिए। राइट प्लेस एट द राइट जॉब, सही जगह, सही आदमी सही जगह पे, और सही मटेरियल सही प्लेस पे, ठीक है। दोनों अपना सही सही जगह पे होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है बच्चों। इससे क्या होगा? इंश्योर इफिशिएंसी, ऑर्डर लाइन एंड स्मूथ वर्क फ्लो। अगर पता हो भाई कि यह आदमी को ये काम करना है, इसका जो राइट जॉब है उसको बैठा दिए, यानी उस काम में वो अच्छा था, उसको वही काम मिला। जैसा थोड़ा पहले उदाहरण दिए थे, कौन सामान कहाँ रखा हुआ है और राइट प्लेस पे होना चाहिए। जैसे माँ सब डांटते रहती नहीं है, पानी पी करके फ्रिज में बोतल भर दो, तो वो वहाँ होना चाहिए। कंघी साहब या नेल कटर, खासकर नेल कटर इधर उधर फेंका चलता है तो मिलता नहीं है, तो नेल कटर वहाँ रखा हुआ, जाकर ले लो, तो क्या राइट प्लेस, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब यहाँ नहीं कि हम लोग कोई कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पर?
ऑर्डर का मतलब है कि राइट पर्सन राइट प्लेस पे, राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए और राइट मटेरियल पे राइट प्लेस पे, सही जो मटेरियल जहां रहता वही। इक्विटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय में। इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन अमॉन्ग एम्प्लॉय, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एम्प्लॉय। एक मैनेजर को अभी अभी अपना जूनियर सबसे भेदभाव ना करे, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि एम्प्लॉय को भाई जो भी नीड टू लर्न और एडजस्ट टू वर्क, फ्रीक्वेंसी टर्नओवर रिड्यूस इफिशिएंसी। अगर किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ काम दिया गया है तो उसको सफिशिएंट समय दीजिए उस काम को थोड़ा समझने का और अच्छा से उसको करने का। ये नहीं कि भाई थोड़ा सा खराब कर दिया अगला दिन बोले चलो चलो निकल जाओ, कंपनी को भगा दो, यू आर फायर करके भगा दिए, डोनाल्ड ट्रंप बन गए आप। ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। भाई वो नया नया आया, उसको थोड़ा समय चाहिए उस इन्वायरमेंट में मिलने के लिए, मिलने जुलने के लिए। एक वजह उसको काम समझ में आ जाएगा तो फिर वो काम आपको अच्छा करके देगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलने का मतलब होता है ना कि कितना एम्प्लॉय छोड़ करके कंपनी को जा रहा है, ठीक है, कितना एम्प्लॉय छोड़ कंपनी को जा रहा है, क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो भाई छोड़ के चला जाए इससे पहले क्या उसको भाई उसको थोड़ा सफिशिएंट समय दीजिए। तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है। फ्रीक्वेंट टर्नओवर इज रिड्यूस इफिशिएंसी। देखिए बार बार अगर एम्प्लॉय लोग छोड़ के जाते रहेगा तो इफिशिएंसी गिरेगा। क्यों? क्योंकि नया नया वर्कर बाद में आना पड़ेगा, फिर उसको फिर सिखाइए, फिर प्रोडक्शन लोग खराब करेगा, सीखने में थोड़ा समय लेगा। इस कारण से हाई लेवल टर्नओवर इज ए साइन ऑफ पुअर मैनेजमेंट। अगर बार बार एम्प्लॉय लोग हाई लेवल टर्नओवर, हाई लेवल ऑफ टर्नओवर का मतलब अगर बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, इट मीन मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, यानी कि मैनेजमेंट ही खराब है। इनिशिएटिव, एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू थिंक और इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया। जो भी एम्प्लॉय है उसको भाई इनकरेज कीजिए और नया नया आइडिया वो दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दे। इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। क्या भाई वो मोटिवेशन बढ़ाता है और साथ ही साथ कंपनी का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। क्लियर? एम्प्लॉय सजेस्टिंग इनोवेटिव इंप्रूवमेंट, जो भी इंप्रूवमेंट है मेनली इस चीज को बोलते हैं ना, ये जो आप जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या हम लोग एडवांस लेवल में वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर पार्टिसिपेशन इसमें क्या होता है जब पॉलिसी वॉलिसी बनता है या किसी प्रकार में डिस्कशन किया था ना तो वर्कर लोग भी बुला लेते हैं कि चलिए आप लोग भी बैठ जाइए, अपना जो भी योगदान है जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। ये होता है कि आपका एक प्रकार का वर्कर पार्टिसिपेशन। इसी क्या बोला गया यहाँ पर इंइनिशिएटिव। ठीक है, क्यों बुलाते हैं? देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो टॉप मैनेजमेंट को समझ में ना आ रहा होता है वो वर्कर लोग को पता होता है। जैसे थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि ग्राउंड रियलिटी पे काम ये लोग किया रहता है। इस पे हम लोग इस पे ना जो बचपन में जो मेरी मैम हमको जो एग्जाम्पल हम लोग को जो सुनाई थी हम भी आपको वो एग्जाम्पल सुनाते हैं क्योंकि वो अच्छा है। ठीक है, अच्छा है इसलिए मान लीजिए वो बोली कि सोप है, ठीक है, तो सोप देखिए ना एक पैकेट में रहता है, वो सोप का पैकेट में वो कवर रहता है उसके ऊपर में, यानी कि पैकेट जो बोले वो कवर रहता है। तो मान लीजिए पता चला भाई कि एक साबुन कंपनी है, उसका पैकेट के अंदर केवल वो खाली पैकेट है। जो मेन माल होना चाहिए, जो मेन मटेरियल होना चाहिए, जो साबुन होना चाहिए था वो तो उसके अंदर है ही नहीं, ये खाली डिब्बा है, बस खाली डिब्बा है। ठीक है, अब कस्टमर का शिकायत आने लगा, कस्टमर का शिकायत आएगा, दुनिया भर कस्टमर शिकायत करिए ये क्या मजाक है, ये क्या बेच के दिए हैं आप लोग, सिर्फ पैसा ले लिया और सामान नहीं दिए। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन गिरेगा। कंपनी का रेपुटेशन गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कंपटीशन का रेपुटेशन गिरेगा, भाई नाम खराब होगा, ये क्या मजाक बना कर रख दिए हम लोग। तो टॉप मैनेजमेंट इंजीनियर लोग को बुलाई कि यार बताओ क्या करना है, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया है और करोड़ों का माल बन के बाहर चला गया है। तो ये लोग टॉप मैनेजमेंट को तो पहले बोला गया जितना भी माल गया है बैच वाइज बनाता है तो फाइंड आउट करने में दिक्कतें होता है। देखिए किसी प्रोडक्ट में ना उसका बैच का यूनिट लिखा रहता है कि किस बैच में ये बना हुआ है। ठीक है, तो सब मंगा लिया गया, भाई इस बैच में जो बना है सब वापस आ जाओ। तो मान लीजिए जितना भी माल था वो सब उठ करके आ गया, वो सारा आ गया उठ करके। अब भाई पता कैसे चले कि किस में है किसी में नहीं? क्योंकि दिक्कत क्या था, ऐसा नहीं था सब में खाली था, किसी में था किसी में नहीं था, किसी में पैकेट में था और किसी में नहीं था, किसी पैकेट में साबुन था किसी पैकेट में साबुन नहीं था, ये था। तो पता कैसे चले ये जो इतना साबुन है मान लीजिए 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ में भाई देखने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इंजीनियर लोग को बुलाया गया, इंजीनियर लोग बोला कि सर एक आइडिया दिया कि सर एक मशीन है जो बता देगी कि हाँ किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। इस मशीन का कॉस्ट लगभग चलिए हम लोग का 10 लाख में आ जाएगा, इस मशीन का कॉस्ट। ठीक है, तो टॉप मैनेजर बोलते चलो ठीक है भाई 10 लाख में आ जाएगा, चलो काम है, कल हम 1 करोड़ साबुन में काफी सारा पैसा रिकवर कुछ तो होगा, बदनामी रुकेगा। फिर मैनेजर को लगा कि चलो मशीन फालतू का यार 10 लाख रुपए लग रहा है, वर्कर लोग को ही बुला लिया। वर्कर लोग को बुला लिया गया इनिशिएटिव के तौर पे, वर्कर पार्टिसिपेशन के तौर पे कि देखिए ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताया
कि वर्कर लोग को देखे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को साबुन का डिब्बा में केवल खाली किसी में साबुन है, किसी में साबुन नहीं है, खाली केवल पैकेट है। तो इंजीनियर लोग बोले कि अब 10 लाख का मशीन लगेगा, जापान से मंगाएंगे, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करके बता देगा लेजर के थ्रू। एक वर्कर खड़ा हो गया, एक वर्कर खड़ा हो गया, सर इतना करने का जरूरत है, इतना करने का क्या जरूरत है? तो बोला सर तो क्या करें बताइए। वो बोला सर ये दीवार है ना, एक दीवार है, यहाँ पर लगा दीजिए एक बड़ा सा फैन, ठीक है, एक बड़ा सा फैन लगाइए और उसको चालू कर दीजिए और इधर नीचे से साबुन को गिराइए, जिसमें साबुन होगा वो नीचे गिर जाएगा भारी वजन होगा, और जो खाली होगा वो हवा से उड़ जाएगा। ये एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल है आपका। अगर आप लोग आपके घर तरफ अगर आप लोग ये देखे होंगे, वो जो चावल होता है ना, राइस, उसको पैडी भी बोलते हैं, धान, ये धान को सेपरेट करने का एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल है। यह बचपन में हम खुद किए हैं ठीक है, ऐसे हवा में लेके ना, सूप समझते हैं, सूप जैसे जो माँ सब ऐसे ये करती है, कचरा को साफ करती है, तो उससे ऐसे ऐसे गिराते थे, तो हवा का बहाव से धान नीचे गिरता था और डस्ट उड़ जाता था। तो ये सेम वही है, समझ आया बच्चों? तो बहुत बार ना जिंदगी में जिसको आप मूर्ख समझते रहिएगा ना, वो भी आपको कुछ सिखा जाएगा। आपका काम लर्निंग का है, ठीक है, एटीट्यूड को साइड रखते हैं जितना हो सके। ये हम अपना प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ का जिंदगी में सीखे थे। एक ऐसा लड़का था जो समझ ले किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा एक बार बात बोला जिससे हमको कुछ सीखने को मिला, हम तो चौंक गए थे, ये नालायक भी कोई सजेशन दे सकता है। तो फिर हमको एहसास हुआ, उस दिन को खराब लगा कि नहीं, कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनों बोले, वो इतना बुरा ही था कि लगता ही था कि भाई एक जिंदगी में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, ठीक है। और जब वो बोला ना वहां पर, तो देखे कि भाई ये कि भले वो कितना फालतू बात करता है, लेकिन वो बहुत ही पॉइंट वाला बात बोला था। तब हमको एहसास हुआ कि चाहे कोई कितनों वीक हो, वो जिंदगी में कभी ना कभी कुछ अच्छा बोल ही जाएगा। उसको केवल पकड़ के रखिए, फालतू बात को कचरा में फेंक दीजिए। स्पिरिट डिकॉप्स, स्पिरिट डिकॉप्स मतलब क्या है भाई, कि आई जो है रिप्लेस विथ वी। ये क्या, स्पिरिट डिकॉप्स मेनली रिप्रेजेंट करता है क्या, टीम वर्क और ट्रस्ट को। टीम वर्क, ट्रस्ट में ऐसा नहीं पूरा क्रेडिट अकेले खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम बोले भाई ये काम मैंने अकेले किया, ऐसे नहीं हम लोग बोलते हैं। कोई भी एक अच्छा लीडर जो होता है ना, एक मैनेजर, वो हमेशा बोलता है भाई कि हम लोग मिल के किए। इसका धोनी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उनका इंटरव्यू में देख लीजिएगा। हम उनका इंटरव्यू में देखे हैं, जब वो हारते हैं तो खुद पे ब्लेम ले लेते हैं कि भाई सारा गलती मेरा था। जीतते हैं तो पूरा टीम को क्रेडिट देते हैं कि हम लोगों ने मिल के मेहनत किया, सबने अच्छा अपना काम किया। ये एक अच्छा लीडर का पहचान होता है, ठीक है। मैनेजमेंट को कभी भी, यहाँ पर याद रखिएगा, मैनेजमेंट को कभी भी डिवाइड एंड रूल नहीं खेलना चाहिए। भाई वर्कर लोग को आपस में भड़का के रखो और अपना काम निकालो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म चलता है लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, शॉर्ट टर्म चलता है, ठीक है। टीम स्पिरिट इंप्रूव मॉरल एंड परफॉर्मेंस हो गया एग्जाम्पल, वही टीम स्पिरिट था बच्चों, ये सब था। तो ये प्रिंसिपल्स था आपका फ्योल का, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब देखिए आगे कुछ कुछ और चीजों आपको सीखना बच्चों। आपका एनसीईआरटी का बुक में ना ये कुछ नया डाला गया है, 2026 26 साल 2025 में प्रिंट हुआ। जो नया एनसीईआरटी है ना, उसमें कुछ नया चीज डाला गया है, और ये नया चीज ये है, तो पता नहीं शायद वो पूछ दे, उसके बाद हम लोग ना डिफरेंस बिटवीन देखेंगे टेलर का और फेरोल का, और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो चलिए ये नया डाला गया तो भाई ऑब्वियस है वो पूछ दे, अगर ये नया डाला है एनसीईआरटी में तो पूछ दे। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था भाई, स्पेशलाइजेशन इन वर्क में, वर्क में स्पेशल होगा। ये ट्रेडिशनल भी होता है। नया वर्क क्या बोलता है, जनरलाइजेशन इन वर्कर जॉब डिजाइन, यानी कि काम को ऐसा करो कि ऑटोमेटिक उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाए, मतलब इस टाइप से लोग काम को बांटो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर के पास पहले पावर था, अब क्या है, पावर एम्प्लॉय लोग के पास चला, ऐसा नहीं कि पावर लोग के पास चला गया है, पर ज्यादा मान के चलो भाई, जो एम्प्लॉय बोल रहा है उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसको बात को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। एज पावर तो अल्टीमेटली मैनेजर के पास ही रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी जो पहले एकदम नेग्लेक्ट कर जाता था, ये लोग क्या, वो मेंटल रेवोल्यूशन बताया था ना, जहाँ पर मैनेजर लोग सबको नौकर समझता था। तो मान के चलो भाई कि तो उस मेंटालिटी को तो चेंज करो, और एम्प्लॉय लोगों को भाई सोच समझो कि हाँ इन लोगों के पास भी दिमाग नाम का चीज है। डिसिप्लिन, पहले एकदम फॉर्मल कंट्रोल होता था, अब क्या थोड़ा सा इनफॉर्मल कंट्रोल, थोड़ा पीयर प्रेशर, यानी कि निगरानी के तौर पे रखो, और थोड़ा इनफॉर्मल छूट दो, दोस्ती यारी थोड़ा माहौल, मतलब एक लाइट माहौल रखो। लाइट माहौल मतलब किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा तो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होगा, एकदम टाइम पे आना है, एकदम टाइम पे जाना है, 5 मिनट भी तुम लेट हो गया तुम्हारा अटेंडेंस का सैलरी काट दिया जाएगा, ऐसे वैसे, ठीक है। तो एकदम फॉर्मल टाइप से नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़ा सा लाइट माहौल रखो। 5 मिनट लेट आ गया कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा बिहेवियर रखिएगा तो आपको आपका एम्प्लॉय अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये है बच्चों, तो क्या थोड़ा सा लाइट माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए ऐसा बोला गया। करंट जनरेशन में क्या है ना, काफी मेंटल प्रेशर बिल्डअप हो गया है, इसलिए
और जो हम लोग जो जेनजी जनरेशन है वो लोग तो मैनेजर का बात ही नहीं सुन रहा है। पहले जनरेशन लोग थोड़ा ओबीडियंट था, ओबीडियंट नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि करंट जेनजी जनरेशन खराब है और पिछला जनरेशन अच्छा था, वो लोग तो भाई बहुत टॉक्सिक कल्चर को झेला है, थोड़ी वो सब नहीं बताएंगे। बस समझ लीजिए इतना कि वो लोग आदी हो गया था, मजबूरी था भाई, फैमिली को चलाना पड़ता था और उस समय दूसरा स्कोप भी नहीं था, तो क्या होता था भाई अपना जिंदगी को बर्बाद करके अपना फैमिली के लिए जीता था। जेनजी वाला वैसा नहीं है भाई, वो लोग को पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो लोग लात मारता है, जैसे मैंने जब कुछ बोला उटपटांग टाइप से सुना के आ जाएगा। तो इस टाइप से माहौल अभी चल रहा है बच्चों, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट ओनली वन बॉस, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट में रिपोर्ट टू मल्टीपल बॉस जरूरत पड़ने पे, ठीक है, जिसको जहां जरूरत पड़े वहां से पूछे और उसी को जाकर रिपोर्ट करे। यूनिटी टास्क में क्या था, फंक्शन हैव ओनली वन प्लान एंड फंक्शन हैव ओनली वन प्लान एंड वन बॉस। यहाँ पर क्या है, फंक्शन में है मल्टीपल प्लान्स एंड मल्टीपल बॉसेस, ये बहुत एडवांस लेवल पे चला गया है। मल्टीपल काम के लिए मल्टीपल बॉसेस रखते हैं, एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है। पहले क्या था कि भाई एक एक ही काम पे सबको ध्यान देगा, दोनों अपना अपनी जगह सही है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन, यानी कि एम्प्लॉय कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या था भाई, एम्प्लॉय अपना पूरा लॉयल्टी देता था किसको, अपना ऑर्गेनाइजेशन को। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपना लॉयल्टी दे रहा है अपना एम्प्लॉय को। ये अभी मॉडर्न आया गया है, मॉडर्न व्यू है। मान के चलते हैं कि भाई पहले क्या था ना कि एम्प्लॉय पूरा मेहनत करता था तो कंपनी उस पर ध्यान देती थी। अब क्या है कि कंपनी ही ध्यान देती है अपना लेबर पे ताकि वो अच्छा से मेहनत करे। दोनों मेंटालिटी में बहुत अंतर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोल क्या रहे हैं। रेम्यूनरेशन एंड पर्सनल, रिजनेबल पे एंड रिवॉर्ड, भाई जितना जरूरत था उतना बिल्कुल दीजिए। अभी क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। ये परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम तो है ही साथ जो जो रीजनेबल है वो आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, वर्कर जो है हायर कर लिए गए हैं उसको हम लोग मेनली कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग परफॉर्मेंस के आधार पर दे, बट रियलिटी से वर्क नहीं करेगा। जो मिनिमम है वो आपको देना ही पड़ेगा। जो टाटा स्काई का पैक होता है ना, एक मिनिमम पैक, जो आपको रिचार्ज मारना ही पड़ेगा, वो आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। बाद में आप एडिशनल चैनल जितना करना है कीजिए। सेम लाइकवाइज सर्वाइवल के लिए जो गवर्नमेंट जो नियम बना देती है कि भाई मिनिमम सैलरी कंपनीज एक्ट में, या कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ, इंडस्ट्री फैक्ट्री एक्ट में है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इस सब एक्ट में अलग अलग और भी लॉ है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट अभी जस्ट निकला है, उस सब में लिखा था कि इतना वेजेस देना पड़ेगा, तो उतना आपको देना ही पड़ेगा। अगर लिखा हुआ भाई कि 10,000 देना पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, वो लॉ बनाया गया है। अब यहाँ से किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है कि यार ये एम्प्लॉय मेहनत काम तो अच्छा करता है, इसको बस ये आलसी हो गया तो उसको थोड़ा पैसा का लालच दो, तो वो अलग चीज हो गया, समझ में आया? तो वो अलग चीज हो जाता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड, नो डाउट हम लोग चाहते तो है, कंपनी चाहती तो है कि परफॉर्मेंस के साथ ही सैलरी दे, बट गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। तो सिंपल मता था कि भाई पहले सबको रिजनेबल देना और आप क्या क्या परफॉर्मेंस के आधार पे देना है। सेंट्रलाइजेशन क्या है, ट्रिकल डाउन डिसीजन मेकिंग, अकेले डिसीजन अभी क्या भाई साथ में सबको लेके चलेंगे, ठीक है। स्केलर चेन, हिरार्किकल फॉर्मलाइज और कम्युनिकेशन चैनल, मतलब भाई एक चैनल जिसको सबका एक चैनल में बात करना रहता था उस चैनल को वायलेट नहीं कर सकते। अब क्या है, फ्लैटर, लेस फॉर्मलाइज और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, जिसको जिसके जाकर बात करने का मन है सीनियर से भी बात कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे अलाउ कर दिया जा रहा है इस टाइप से, ठीक है। ऑर्डर, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कंट्रोल पर्पस, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पस। पहले क्या था, मेनली सब कुछ सही रखते थे ताकि भाई सही जगह कैसे कंट्रोल होते रहे। अब क्या है, कोऑर्डिनेट हो सके अच्छा से, बस मेंटालिटी को बदलने की बात है कि सही से लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए अब ये वाला लेके चलते हैं। इक्विटी क्या था, कमिटमेंट ऑब्टेन थ्रू काइंडनेस। पहले क्या था भाई, काइंडनेस के थ्रू मिलता था। अभी क्या, कमिटमेंट ऑब्टेन थ्रू सेंस ऑफ ओनरशिप। उन लोगों को भी लग रहा है कि भाई कि आप भी इस कंपनी के हिस्सा है तो आप भी कमिटमेंट दीजिए, ठीक है। तो सबको लगता है भाई एम्प्लॉय को, मैंने क्या ना एम्प्लॉय का फेवर में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट अगर कुछ लिखेगी तो ऑब्वियस एम्प्लॉय का फेवर में लिखेगी, कंपनी का फेवर में थोड़ी लिख देगी। तो इक्विटी में ये था भाई कि अच्छा से थोड़ा काइंडनेस दिखाए। और यहाँ पे क्या था, उन लोगों को ओनरशिप का अधिकार, एम्प्लॉय को बताया कि भाई आप भी इसके मालिक हैं, टेंशन नहीं लीजिए, कोई आप कंपनी आपके साथ कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ट्रेन एम्प्लॉय एंड इनकरेज देम टू रिमेन, मतलब बिजनेस पर है तो ट्रेन कीजिए। अब क्या है, ऑनगोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय को अब गवर्नमेंट क्या इंटरफेयर करती है और बोलते हैं भाई तो डेवलपमेंट प्रोग्राम भी दीजिए, और ताकि एम्प्लॉय को लगे कि अगर हमको यहाँ से निकाला भी जाए तो हम कहीं और भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेवलपमेंट पे क्या होता है, उसको थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है, ठीक है। तो उनके बच्चे से हिल गया है, हम ही हिल गए हैं। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में क्या था, मैनेजर कंसीव एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया। जो मैनेजर नया आइडिया होता था उसको देती थी, और मेनली मैनेजर ही देती थी। अब क्या यहाँ पर मेनली वर्कर को भी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। हम बता तो दिए आपको क्या ऐसा होता है,
बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं था, बस अब ऐसा होना स्टार्ट हो गया है। स्पिरिट कॉप्स भाई ये हाई मोरलिटी को मेंटेन करती थी। अब क्या है, ये इतना भाई डिजायर रखा गया भाई कितना तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये मतलब पहले क्या था ना, मेंटेनिंग हाई मोरल इम्परेटिव, मतलब वो मेंटेन किया जाता था। अब क्या भाई इतना तो होना ही चाहिए टाइप से हो गया है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन, यहां से हम लोग देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल का डिफरेंस बिटवीन। देखिए जो टेलर जो प्रिंसिपल दिए थे वो मेनली आपका शॉप फ्लोर या बोलिए वर्कर लेवल पे था। ये क्या बोलता है, फोकस ऑन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो बताए थे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे। और जो हेनरी फ्योल दिए थे ये क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। ये क्या मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए दिए थे, और ये क्या प्रोडक्टिव पर्पज के लिए दिए थे, यानी प्रोडक्शन के लिए। ये क्या था, मेनली मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये इनका जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, ये मेनली मैनेज करने के लिए है। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल था मेनली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए था। क्लियर। आगे देखिए बच्चों, फोकस देखिए बताए, ये इंक्रीज इफिशिएंसी, और ये क्या डेवलपिंग फंक्शन। जो फ्योल थे वो मेनली फंक्शन में प्रोवाइड किया, भाई मैनेज कैसे करना है, मैनेजर का काम क्या होगा। यहाँ पर मेनली क्या भाई, लेबर का काम क्या होगा, ऐसे था। टेलर मेनली फोकस किए किस पे, आपका लेबर पे या वर्कर पे। और ये किस पे फोकस किए थे, फ्योल ये मेनली फोकस किए थे आपका मैनेजर पे। समझ में आया? तो इसलिए ये फोकस के मेनली इफिशिएंसी पे, ये फोकस के फंक्शन पे, जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब। यूनिटी ऑफ कमांड, ये बताएं, ये यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है आपका टेलर, ये वायलेट करता है, ठीक है। ही सजेस्टेड ए फंक्शनल फॉर्मनशिप, जहां पर एक वर्कर 8 अलग अलग बॉस से कमांड लेता है, और ये स्ट्रिक्टली फॉलोड किया भाई कि एक बॉस एक कमांड होगा, ठीक है। वन बॉस वन कमांड, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का वायलेशन करता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ का एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन, यानी कि फैक्ट्री में और मिली प्रोडक्शन में, ये क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो सब वो फंक्शन को डिफाइन किए है ना, इसलिए। और ये क्या, ये मेनली फैक्ट्री और प्रोडक्शन पर्पस के, क्योंकि लेबर के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया था। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये मेनली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था, और ये क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे बनाया गया था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बस पिछला एक्सपीरियंस के दम पे था। और ये क्या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जो आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और बोलने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला था टेलर को, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में नो डाउट कुछ कुछ डिफरेंस तो था बच्चों, कोई शक की बात नहीं है। बट दोनों एक चीज में फोकस करते थे भाई, कि दोनों को दोनों इफिशिएंसी बढ़ाने में फोकस करते थे, ठीक है। कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज। दोनों का दोनों प्रोफेशनल बिहेवियर को पसंद करते थे, और दोनों हार्मोनी, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनी बना रहे, वो दोनों इसको भी फेवर में करते थे, ठीक। तो इसमें इतना ही है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसमें इतना ही। धन्यवाद।